हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो भी सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का बेटा लास्ट लेक्चर, जो कि है आपका लेक्चर 13। मैं उम्मीद करता हूँ आपने लेक्चर 12 लेक्चर 11 जो है देख लिए होंगे, जिसके अंदर मैंने बच्चा आपको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बताया था। आपने देखा था कि किस तरीके से जो है बेटा आपके जाइगोट से जो है एक एम्ब्रियो बनता है। आपने जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन जाना, आखिर आपकी कैसे तीनों की तीनों जर्म लेयर्स बनती हैं, यानी कि गैस्ट्रुलेशन के बारे में आपने जाना। इसके बाद आपने बेटा अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में जाना, आपने प्लेसेंटा के बारे में जाना, प्लेसेंटा कैसे बनता है, उसके अंदर फीटल वाला पार्ट, मैटरनल वाला पार्ट, आपने सारा कुछ जो है जान लिया है। अब आपको पता है जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो बेटा जो आपका प्रेगनेंसी का पीरियड होता है वो होता है ह्यूमंस के अंदर कितना बच्चा, आपके 9 मंथ का। 9 मंथ के बाद क्या होती है, आपकी डिलीवरी होती है। तो ये जो ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है इसी को हम कहते हैं बेटा जेस्टेशन, या फिर आप कह सकते हो उसको जेस्टेशन पीरियड। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे, जिसके अंदर आप जानते हो ह्यूमंस का आप जेस्टेशन पीरियड पढ़ोगे, और इसके अलावा एनसीईआरटी पूछती है डॉग का, कैट का, एलिफेंट का, इनका भी आप जेस्टेशन पीरियड बता दो, तो वो भी हम आपको बताएंगे कि उनके अंदर जो है आपका कितने महीने का जेस्टेशन पीरियड होता है। इसके अलावा एनसीईआरटी ने जो है बेटा हमें टाइमलाइन भी बताई है कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है इसके अंदर फर्स्ट मंथ में कौन सा ऑर्गन बना, क्या हुआ, सेकंड मंथ में क्या हुआ, थर्ड मंथ में क्या हुआ, फिफ्थ मंथ में क्या हुआ, आपके जो है 6 मंथ में क्या होता है, और आपके 9 मंथ पे तो क्या हो जाती है, आपकी जो है बच्चा बेबी की डिलीवरी हो जाती है। और जो बेबी की डिलीवरी होती है उसको हम कहते हैं बेटा आपका पार्चुरेशन। तो आज हम जानेंगे कि पार्चुरेशन कैसे होता है। आप आज जानोगे कि जो पार्चुरेशन है वो एक्चुअली में कॉम्बिनेशन है किसका, आपके जो है एक दो दो मैकेनिज्म का कॉम्बिनेशन है। एक है बच्चा आपका नर्वस सिस्टम, दूसरा है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों मिलके जो है आपका पार्चुरेशन में मदद करते हैं, ठीक है, बेहतरीन। उसके बाद जब बेटा डिलीवरी हो जाती है उसके बाद बेबी की क्या करी जाती है, केयर करी जाती है। और उस केयर के अंदर जो आपकी केयर होती है बेबी की, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा आपका ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि हम जानेंगे लैक्टेशन के बारे में। आपने मेमोरी ग्लैंड के बारे में पहले पढ़ लिया था, अब आप जानोगे कि कौन सा हार्मोन है जो बेटा आपका क्या कराता है, मिल्क का सिंथेसिस कराता है, कौन सा हार्मोन है जो मिल्क को जो है बेटा क्या करता है, सीक्रेट आउट करने में मदद करता है, ठीक है। तो इन सब के बारे में जो है आज आपको जानना है, और इसी के साथ जो है हमारा फिर चैप्टर बेहतरीन तरीके से एंड हो जाएगा और सारे के सारे कंसेप्ट आपके जो है क्लियर हो जाएंगे। तो चलें आज का लेक्चर शुरू करें, चलिए आइए। और अगर किसी बच्चे को हमारे नोट्स चाहिए तो वो उसे मिलेंगे बेटा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। क्यूआर कोड आपको दिख रहा है टेलीग्राम चैनल का, आप इसको स्कैन करके भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करेंगे तब भी आप जो है पहुंच जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। ये उन बच्चों के लिए जिनके पास समय नहीं है, जिनको नोट्स की जरूरत है, उन लोगों के लिए ये सुविधा है। बाकी अगर आपके पास समय है बच्चा, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, मेरा यही एडवाइस होगा आपको कि यार आपको जो है काम चोरी नहीं करनी चाहिए, आपको प्रॉपर खुद के नोट्स बनाने चाहिए। पूरी की पूरी एक स्लाइड टॉपिक एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको समय देता हूं क्या करने का, कि आप वीडियो पॉज करें और जो है नोट्स बनाएं, ठीक है। आपको कायदे से ऐसा ही करना चाहिए। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। तो आप डालोगे हेडिंग बेटा जेस्टेशन, आप डालोगे बेटा हेडिंग क्या, जेस्टेशन। तो आपकी हेडिंग होगी बच्चा जेस्टेशन। चलिए बहुत ही ज्यादा थिक है, इसको करते हैं थोड़ा सा पतला, आइए देखिए। और यहाँ पर हेडिंग होगी जेस्टेशन, GESTATION। तो क्या होता है जेस्टेशन, मैंने अभी अभी आपको बताया जेस्टेशन का मतलब होता है क्या। जेस्टेशन का मतलब होता है जो आपका ड्यूरेशन होता है प्रेगनेंसी का, उसी को जेस्टेशन कहते हैं। तो आप इसको लिख सकते हो बेटा ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड जेस्टेशन, ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसी को आप क्या कहते हो, जेस्टेशन कहते हो। जब मैं बात करता हूं बेटा ह्यूमंस के केस में, तो आप जानते हो कि जो प्रेगनेंसी होती है वो लगभग 9 मंथ तक चलती है। तो सबसे पहले आप इसमें लिखोगे बेटा ह्यूमंस का, आप लिखोगे ह्यूमंस का। तो जो ह्यूमंस का जेस्टेशन पीरियड होता है बच्चा, वो आपका कितना होता है, वो होता है आपका 9 मंथ। वो होता है बच्चा तेरा क्या, 9 मंथ, वो होता है तेरा 9 मंथ। अब पता है ये जो 9 मंथ होते हैं बेटा, इसके अंदर बहुत सारे इवेंट होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे इवेंट होते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो रहा है,
काफ़ी सारे जो है चेंजेस आ रहे हैं। आप अपनी बॉडी को जानते हो कि ह्यूमंस की बॉडी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इतनी आसान नहीं है, ठीक है। तो यानी कि बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। तो अगर हम एक साथ 9 मंथ को पढ़ते हैं तो थोड़ा अजीब हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो 9 मंथ होते हैं बेटा, इनको हम जो है डिवाइड कर देते हैं 3 पार्ट्स के अंदर। मैंने क्या कहा, इन 9 मंथ को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जो ईच पार्ट होता है वो 3 मंथ का होता है। जैसे कि पहला जो पार्ट होता है, और ये जो पार्ट होते हैं इनको कहते हैं बेटा ट्राइमेस्टर। तो बेसिकली 3 ट्राइमेस्टर्स में हम क्या करते हैं, इन 9 मंथ को डिवाइड कर देते हैं। जो पहला ट्राइमेस्टर होता है वो होता है पहले 3 महीने का। जो दूसरा ट्राइमेस्टर होता है बेटा वो होता है अगले 3 महीने का। और जो आपका थर्ड ट्राइमेस्टर होता है वो होता है लास्ट के 3 महीने का। इस तरीके से देखो आपके पूरे के पूरे 9 मंथ कंप्लीट हो गए, क्योंकि एक ट्राइमेस्टर के अंदर आते हैं आपके 3 मंथ। तो 3 ट्राइमेस्टर में कितने मंथ आ गए टोटल, आपके 9 मंथ। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो आपका बेटा ह्यूमन के 9 मंथ होते हैं वो उसको हम डिवाइड कर देते हैं किसमें, 3 ट्राइमेस्टर्स में। तो हम क्या करते हैं बेटा, डिवाइड कर देते हैं 3 ट्राइमेस्टर्स में। एक होता है आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर, एक होता है आपका सेकंड ट्राइमेस्टर, देन एट लास्ट आ जाता है आपका बेटा थर्ड ट्राइमेस्टर। तो आप यहाँ पर लिखोगे जो 9 मंथ है डिवाइडेड इनटू, इनको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं किसके अंदर, ट्राइमेस्टर्स के अंदर। जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फिर आता है बच्चा आपका सेकंड ट्राइमेस्टर, और देन एट लास्ट आ जाता है आपका थर्ड ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है बच्चा, आपके पहले 3 मंथ आते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 1 to 3 मंथ। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 1 to 3 मंथ, ठीक। 1 से लेके 3 महीने तक की होगी कहानी। फिर आती है आपकी बेटा 4 से लेके 6 मंथ की कहानी। देन एट लास्ट आपका थर्ड ट्राइमेस्टर में आ जाता है बेटा 7 से लेके 9 मंथ की कहानी। तो क्या आपको समझ में आ गया, आप लिखो इसको 7th से 9th मंथ, 4th से 6 मंथ। नहीं तो आप जो है इसको कंफ्यूज करके 4 से 6 महीने पढ़ लोगे, ठीक। आपको समझ में आ गया, थोड़ी यार जगह कम पड़ गई, कोई ना। फर्स्ट से थर्ड मंथ आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा, ट्राइमेस्टर का खेल भी। अब एनसीईआरटी पूछती है कि भैया डॉग का कितना होता है, कि भैया डॉग का जेस्टेशन पीरियड कितना होता है। इसके अलावा क्या पूछती है एनसीईआरटी, कैट का भी बता दो। इसका बता दो कैट का, और इसके अलावा आप बता दो एलिफेंट का। आप बता दो किसका, एलिफेंट का। तो जब बेटा मैं डॉग के जेस्टेशन पीरियड की बात करता हूं, तो जो डॉग का जेस्टेशन पीरियड निकल के आता है वो आता है आपका लगभग 58 से 63 डेज। 58 से 63 डेज, ठीक। जो कैट का आता है वो आता है बेटा 60 से 65 डेज। 60 से 65 डेज। और जो एलिफेंट का आता है वो आता है बच्चा आपका 18 से 22 मंथ। अब होता क्या है, जनरली बच्चों को जो है बेटा याद रह जाते हैं किसका, ह्यूमंस का सबको पता होता है 9 मंथ होता है, एलिफेंट का भी इजीली याद हो जाता है 18 से 22 मंथ होता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं डॉग और कैट में। तो देखो मैंने आपको ये जो है थोड़ा एग्जैक्ट डाटा बता दिया है, बट आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, डॉग और कैट का ऑलमोस्ट सेम है। कैसे सेम है, कि भैया आप इसको याद कर सकते हो कि 55 से लेके 65 डेज इसके बीच का जो है जेस्टेशन पीरियड होता है दोनों का, किसका, डॉग का और कैट का, ठीक है। अगर आपसे कभी पूछा जाएगा तो बेटा अप्रोक्सीमेटली डेज आएंगे, कोई फिक्स डेज नहीं होते सबके। आपने देखा होगा ह्यूमंस के केस में 9 मंथ जो है माना जाता है, बट कभी कभी 9 मंथ भी क्रॉस हो जाते हैं, उसके बाद प्रेगनेंसी होती है। कभी जब 9 मंथ से पहले जो है आपकी क्या हो जाता है, चाइल्ड का बर्थ हो जाता है, 7 मंथ में हो जाता है, 8th मंथ में हो जाता है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ये समझ रहे हो, क्या आपको समझ में आ गया। तो आप जो है याद रखो इस डाटा को। अब मैं बात करना चाहूंगा आपसे टाइमलाइन के बारे में, कि भैया पहले महीने में क्या हुआ, दूसरे महीने में क्या हुआ, तीसरे महीने में क्या हुआ, 5th मंथ में क्या हुआ, 6 मंथ में क्या हुआ, आपके 9 मंथ में क्या हुआ। ये सारी जो है चीजें आपकी एनसीईआरटी में दे रखी हैं, तो उन्हीं को हम जो है आपको बताएंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इसको पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे। तो पॉज करो वीडियो को और नोट डाउन कर लो। हो गया, कर लिया आपने नोट डाउन, बढ़िया। अब देखो आगे, अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पर लगाओगे बच्चा एक हेडिंग, और हेडिंग क्या होगी, हेडिंग होगी बेटा टाइमलाइन।
आप लिखोगे टाइमलाइन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, टाइमलाइन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन, आप ऐसा लिखो ह्यूमन और ब्रैकेट में लिख लो फीटस बेटा, टाइमलाइन ऑफ ह्यूमन फीटस डेवलपमेंट। बढ़िया। अब देखो, तो मैंने क्या कहा, हम यहाँ पर जो बात करेंगे बेटा, बात करेंगे फर्स्ट मंथ के बारे में। हम बात करेंगे फर्स्ट मंथ में क्या होता है, ठीक। जो जो एनसीईआरटी ने बताया, कुछ भी एक्स्ट्रा हम नहीं जानेंगे, ठीक है। सेकंड मंथ में क्या होता है, एनसीईआरटी ने जिन जिन मंथ का जिक्र करा है हम उन्हीं को पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर थर्ड मंथ पे क्या होता है, और आप जानते हो फर्स्ट से लेके थर्ड मंथ के कंप्लीट होने पर आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो जाता है। तो जहां पर मैंने थर्ड मंथ लिखा है, क्या वहीं पर मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर लिख सकता हूं, बताओ हाँ या ना। जी हाँ, हम लिख सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। चलिए, थर्ड मंथ कंप्लीट होते फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो गया। थर्ड के बाद सीधे एनसीईआरटी जिक्र करता है बेटा फिफ्थ मंथ का। एनसीईआरटी जिक्र करता है आपके किसका, फिफ्थ मंथ का। फिफ्थ के बाद आपकी एनसीईआरटी बात करती है बेटा सिक्स मंथ के बारे में, सिक्स मंथ के बारे में। और जहां पर बच्चा एनसीईआरटी ने सिक्स मंथ लिखा है, वहां पर उन्होंने जो है क्या है, आपके डेज भी बताए हैं। तो सिक्स मंथ कंप्लीट होने पर जो है आपकी, सॉरी, वीक बताया है। तो यहाँ पर कितने वीक हो जाते हैं, यहाँ पर हो जाते हैं बेटा 24 वीक्स, यहाँ पर हो जाते हैं 24 वीक्स। और ऐसे ही थर्ड मंथ में भी वीक्स बताए हैं, तो यहाँ पर कितने हो जाते हैं, यहाँ पर आपके हो जाते हैं 12 वीक्स, यहाँ पर आपके हो जाते हैं बच्चा 12 वीक्स। अब आपको पता है सिक्स मंथ कंप्लीट होते ही आपका क्या हो चुका है, सेकंड ट्राइमेस्टर जो है बेटा वो कंप्लीट हो चुका है, सेकंड ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो चुका है। बेहतरीन। और इसके बाद सीधे एनसीईआरटी जिक्र करती है बेटा नाइन मंथ का, नाइन्थ मंथ का। और नाइन्थ मंथ के कंप्लीट होने पर बेटा आपके कितने वीक कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक। देखो, आपके जो है इसी के साथ कंप्लीट होने पर क्या हो जाता है, आपका थर्ड ट्राइमेस्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। थर्ड ट्राइमेस्टर क्या होता है बच्चा, आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम जानते हैं बेटा क्या क्या जो है आपका होता है इनके अंदर। चलिए देखिए, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर जो है आपकी एक लाइन इस तरीके से हम खींच लेंगे। बढ़िया। अब देखो, ये एरो हम इस तरीके से बना लेते हैं। ये देखिए, और ये हो गया। अब मैं आपको बताना शुरू करता हूं, तो सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। तो बेटा जो पहला महीना होता है ना, उसके अंदर पता क्या होता है, जो मेजर इवेंट होता है वो ये होता है कि आपका दिल बन जाता है। तो पहले महीने में क्या हुआ, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्या हुआ, आपका दिल बन गया, यानी कि हर्ट इज फॉर्म्ड। तो होता क्या है बच्चा, आप यहां पर लिख सकते हो कि फर्स्ट मंथ में जो मेजर इवेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, हर्ट इज फॉर्म्ड। आपका जो दिल है वो बन जाता है। बेहतरीन, बढ़िया। अब आपका दिल बन गया, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, जब सेकंड मंथ आता है तो बेटा होता क्या है, आपके जो लिम्ब होते हैं और आपकी जो डिजिट्स होती है वो डेवलप हो जाती हैं, यानी कि हाथ और उंगलियां आपकी आने लग जाती हैं। तो जो सेकंड मंथ में होता है बेटा, क्या होता है, आपके जो लिम्स होते हैं, लिम्स एंड डिजिट डेवलप, लिम्स एंड डिजिट्स डेवलप्ड। बढ़िया। जब मैं बात करता हूं बच्चा आपकी किसकी, थर्ड मंथ की, तो जो थर्ड मंथ होता है, यानी कि जब आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो जाता है, तो उस दौरान पता है क्या होता है, जो मोस्टली ऑर्गन्स होते हैं वो आपके बन जाते हैं। और मोस्टली ऑर्गन्स बन जाते हैं जिसमें जो है आप जिक्र कर सकते हो कि जो आपका एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है वो फॉर्म हो जाता है। यानी कि थर्ड मंथ के बाद जो है बेटा आपका पता लग सकता है, क्योंकि एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बन चुका है, आपको पता लग जाएगा कि ये जो बेबी है, अगर आप देखना चाहते हो, ठीक है, जो आपकी बेटा सोनोग्राफी होती है उसके थ्रू आप देखना चाहते हो, तो जो है देख के पता लगाया जा सकता है विजिबली, ठीक है, कि यार ये जो अंदर चाइल्ड है ये मेल है या फिर फीमेल है। क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल जेनाइटेलिया फॉर्म हो जाता है, ठीक है। आओ देखो, दूसरा तरीका तो बेटा वो है कि आप एमनियोटिक फ्लूइड को निकालो और उसके अंदर से आप जो है फिर
क्रोमोसोम्स को देख के बता सकते हो। एक तरीका ये होता है चेक करने का, दूसरा तरीका क्या, फिजिकली देख के देख सकते हो। ठीक है, देखो तो आप थर्ड मंथ में क्या लिखोगे, जो मोस्टली ऑर्गन्स होते हैं बेटा, मोस्ट ऑर्गन्स, जो मोस्ट ऑर्गन्स होते हैं बेटा वो आपके क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। जिनके अंदर जो एग्जाम्पल दे रखा है वो दे रखा है बेटा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का। तो आप याद रखोगे कि एक्सटर्नल जेनाइटेलिया आपका फॉर्म हो जाता है। बेहतरीन, चलिए बढ़िया। अब देखो फिफ्थ मंथ में क्या होता है बेटा, फिफ्थ मंथ में क्या होता है, आपका जो हेयर्स होते हैं वो आपके हेड पर जो हेयर्स होते हैं वो आने लग जाते हैं। और हेड पे हेयर आने से क्या होता है, बच्चे की जो है पहली मूवमेंट देखी जाती है। थोड़ा याद करने का तरीका है, थोड़ा गिमिकी है सुनने में, बट आप ऐसे याद कर सकते हो कि यार सर पे जो है बच्चे के बाल आ गए, तो उसमें क्या होगा, थोड़ी खुशी आ गई, तो उसने क्या हुआ, अपने आप को हिलाना शुरू कर दिया। तो जो फर्स्ट मूवमेंट होती है बच्चे की जो फर्स्ट मूवमेंट होती है वो आपको जो है कब जो है वो होने लगती है बेटा, फिफ्थ मंथ में होने लगती है। तो फिफ्थ मंथ में क्या हुआ, बच्चे के सिर पर बाल आ गए, यानी कि हेयर अपीयर्स ऑन हेड। एक इवेंट क्या हुआ आपका, ये हुआ कि हेयर अपीयर्स ऑन हेड, हेयर अपीयर्स ऑन हेड। तो इससे क्या हुआ, इस चीज को देखते हुए बच्चा काफी खुश हुआ, और खुश हुआ तो उसने लात मारना शुरू कर दिया। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ बेबी, तो फर्स्ट मूवमेंट ऑफ बेबी आपकी शुरू हो जाती है, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ बेबी। चलिए बढ़िया। अब सिक्स मंथ में क्या होता है बेटा, सिक्स मंथ में क्या होता है, ये जो आपकी आई लैशेज होती हैं ये आपकी जो है फॉर्म हो जाती है। जो आपकी आई लिट्स हैं ये बेटा आपकी सेपरेट हो जाती है, और जो बेबी होता है वो पूरी तरीके से जो है बेटा क्या होता है, जो बहुत ही फाइन हेयर्स होते हैं उनसे जो है बेटा वो कवर हो जाता है। तो क्या आपको समझ में आया सिक्स मंथ में क्या होता है, सिक्स मंथ में बेटा आपकी आई लैशेस फॉर्म होती है, जो आई लिट्स हैं वो आपकी सेपरेट हो जाती हैं, और जो बेबी होता है वो फाइन हेयर से पूरा का पूरा कवर हो जाता है। तो आप यहाँ पर लिखोगे बेटा क्या, आप लिखोगे यहाँ पर आई लैशेस फॉर्म्ड। तो क्या होता है आई लैशेस फॉर्म्ड, आपकी जो आई लैशेस हैं बेटा वो बन जाती हैं। ठीक, और इसके अलावा क्या होता है, जो आईलिट्स हैं आपकी वो आपकी क्या होती है, सेपरेट हो जाती है, और जो बॉडी है बेटा वो कवर्ड हो जाती है पूरी की पूरी फाइन हेयर्स से। बॉडी कवर्ड विद फाइन हेयर्स, बॉडी कवर्ड विद फाइन हेयर्स। बढ़िया। अब नाइन मंथ में क्या होता है बेटा, नाइन मंथ में कुछ नहीं, फीटस फुल्ली डेवलप हो जाता है, और अब समय आ चुका है किसका बेटा, पार्चुरेशन का, जिसको कि अब हम जानेंगे। ठीक है, तो फीटस हो चुका है फुल्ली डेवलप्ड, और फीटस के फुल्ली डेवलप होने पर आपके क्या होगा, अब फीटस कहेगा कि भैया समय आ चुका है मुझे बाहर निकालने का, मैं तैयार हो चुका हूँ दुनिया के लिए। तो आप क्या करोगे बेटा, एक, अरे यार गलत चीज गायब कर दी, देखो। तो आप क्या करोगे बेटा, अब जो है आप इसको नोट डाउन कर लोगे। ठीक, तो आपको क्या करना है बेटा, कुछ नहीं करना, वीडियो को पॉज करना है, नोट डाउन कर देना है। मैंने क्या बताया आपको, जो फर्स्ट मंथ होता है उसमें आपका हार्ट फॉर्म होता है, सेकंड मंथ में आपके लिम्ब और डिजिट्स डेवलप होती है, थर्ड मंथ में आपके मेजर ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके अंदर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी आपका बन जाता है। बढ़िया। फिफ्थ मंथ में क्या होता है बेटा, आपके जो सिर पर होते हैं वो बाल आ जाते हैं बेबी की, इसी इसी चीज को देखते हुए बेबी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। सिक्स मंथ में क्या होता है, उसके आई लैशेस बन जाती हैं, आईलिड सेपरेट हो जाती है, और जो उसकी पूरी बॉडी होती है वो हेयर से कवर हो जाती है। नाइन मंथ में बच्चा पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, और अब वो तैयार है दुनिया को देखने के लिए। ठीक, अब इसके बाद हम बात करेंगे बेटा आपसे पार्चुरेशन के बारे में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वीडियो को पॉज करना है, और जो है चीजों को नोट डाउन करना है। करिए नोट डाउन, चलिए। और फिर आपको सबसे बेहतरीन तरीके से आपको बेटा पार्चुरेशन बताऊंगा, एक एक चीज आपको समझ में आएगी किस तरीके से होती है पार्चुरेशन में। हो गया, कर लिया नोट डाउन, चलिए आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, और आप नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे बेटा पार्चुरेशन। नेक्स्ट जो आपकी हेडिंग होगी वो होगी क्या, पार्चुरेशन। तो आइए चलिए, तो आप यहां पर लिखोगे बेटा पार्चुरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय पार्चुरेशन, तो बेटा पार्चुरेशन का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ, जो बच्चे का जन्म होता है इसी प्रोसेस को आप कहते हो चाइल्ड बर्थ। तो व्हाट डू यू मीन बाय पार्चुरेशन, पार्चुरेशन मींस बेटा चाइल्ड बर्थ।
चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ, ठीक, बढ़िया। तो आप क्या यहाँ पर लिख सकते हो, सबसे पहले हम बेटा क्या डेफिनेशन की बात कर सकते हैं, बिल्कुल। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस, जो फीटस की बेटा डिलीवरी होती है उसी को आप क्या कहते हो, पार्चुरेशन कहते हो। क्या कहते हो, पार्चुरेशन। अभी अभी मैंने आपको बताया था, ये जो पार्चुरेशन है बच्चा, ये जो है आपका एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर नर्वस सिस्टम भी काम कर रहा है और आपका एंडोक्राइन सिस्टम भी काम कर रहा है, ठीक है। नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, एंडोक्राइन कर रहा है, एंडोक्राइन कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर आपको हार्मोन्स का रोल भी देखने को मिलेगा। इसलिए हम इसको कहते हैं बेटा न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। क्या आपको समझ में आया, पार्चुरेशन कैसी प्रोसेस है, एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। न्यूरो एंडोक्राइन का मतलब क्या है, नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व है और हॉर्मोन्स भी आपके क्या है बच्चा, इन्वॉल्व है। तो मैं क्या यहाँ पर लिख सकता हूँ, पार्चुरेशन क्या है, पार्चुरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसको इंड्यूस करा जाता है, किसके द्वारा, इंड्यूस्ड बाय, कौन शुरू करता है बेटा, एक कॉम्प्लेक्स, इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। और यहां पर आप लिख लोगे बेटा न्यूरो एंडोक्राइन। बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता सर न्यूरो एंडोक्राइन का मतलब क्या है, तो आप यहां पर इस तरीके से बेटा लिख लोगे, क्या, न्यूरो एंडोक्राइन का मतलब कि भैया इसके अंदर नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व है। इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व है, इसके अंदर बेटा आपका नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व है और जो है आपके हॉर्मोन्स का भी रोल है। आपके किसका रोल है, हॉर्मोन्स का भी आपका बच्चा रोल है। चलिए बढ़िया, बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया। अब आपके मन में सवाल आएगा सर ये होगा कैसे, कि अब कब कैसे पता लगेगा कि यार जो है बच्चा डेवलप हो गया और अब निकलने के लिए तैयार है। तो बेटा इसके जो सिग्नल्स होते हैं ना, पता है वो कहाँ से डेवलप होते हैं। एक तो जो आपका फीटस होता है वो खुद बताता है, यानी कि कुछ अभी आपको पता लगेगा किस तरीके से वो इंडिकेट करता है, बॉडी को किस तरीके से बता रहा है अब समय हो चुका है। दूसरा बेटा प्लेसेंटा का रोल होता है इसके अंदर, यानी कि जो सिग्नल्स डेवलप होते हैं आपके चाइल्ड बर्थ के लिए, उनको कौन डेवलप करता है, उन सिग्नल्स को कौन बता रहा है कि यार अब समय आ चुका है मेरे निकलने का, बच्चा कहता है। तो इसके जो सिग्नल्स होते हैं बेटा, एक तो फुल्ली डेवलप्ड फीटस आपका देता है, दूसरा प्लेसेंटा देता है। कौन देता है, प्लेसेंटा देता है, ठीक। तो आप यहां पर क्या लिख लोगे बेटा, आप यहां पर लिखोगे सिग्नल्स। तो इसके सिग्नल्स कहां कहां से आते हैं, तो आप लिखोगे यहां पर सिग्नल्स फ्रॉम। तो सिग्नल्स जो होते हैं बेटा पार्चुरेशन के लिए, वो आपके आते हैं कहां से, एक तो फुल्ली डेवलप्ड फीटस देता है, दूसरा और कौन देता है आपका, दूसरा देता है बेटा प्लेसेंटा, दूसरा देता है आपका प्लेसेंटा। तो आप यहां पर लिख लोगे बेटा फुल्ली डेवलप्ड फीटस। एक तो सिग्नल डेवलप करा किसने, फुल्ली डेवलप्ड फीटस ने सिग्नल दिया कि अब समय आ चुका है। दूसरा प्लेसेंटा का भी इसमें रोल होता है, दूसरा प्लेसेंटा का भी इसमें बच्चा क्या होता है आपका, रोल होता है। अब जो है हम पूरी की पूरी प्रोसेस को बेटा इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम पूरी पूरी प्रोसेस को पढ़े, मैं आपको एक बात याद दिलाता हूँ। क्या आपको याद है कि मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो आपका प्रोजेस्टेरोन है बच्चा, वो जो है आपका जब उसका लेवल बढ़ा हुआ है तो वो क्या करता है, वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। आपने उस समय कैसे समझा था प्रेगनेंसी को मेंटेन करना, कि वो जो एंडोमेट्रियम है उसको जो है मेंटेन करके रखता है, तो प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है, बिल्कुल। बट बेटा एक बात बताओ, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो आपने देखा होगा जब एक नॉर्मल डिलीवरी होती है, ठीक है, तो डॉक्टर क्या कहता है उस महिला से कि आप जोर लगाओ, आप पुश करो, ठीक है, आप जो है पुश करो जिससे कि बेबी इजीली निकल सके, ठीक है। तो पुश करने का मतलब क्या है बेटा, पुश करने का मतलब ये है, आप समझो कि जो बच्चा है वो एक्चुअली में कहाँ है, क्या फीटस के उसके अंदर है, यूटेरस के अंदर, बिल्कुल सर, यूटेराइन कैविटी के अंदर है। तो बेटा अगर यूटेरस के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होंगे तो क्या वो जो है निकल जाएगा, बताओ हाँ या ना, हाँ या ना, मुझे इतना बताना। क्या कॉन्ट्रैक्शन अगर यूटेरस में होगा तो क्या निकल जाएगा। ये जो पुश करने का मतलब है बेटा, पुश किस चीज को कर रही है वो महिला, वो जो है पुश कर रही है, जोर लगा रही है कि जिससे वो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो और तेजी से हो और बच्चे की जो है इजीली वहां से क्या हो सके, डिलीवरी हो सके। यानी कि आपने एक चीज समझी कि जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ है वो मेंटेन करता है प्रेगनेंसी, इसका मतलब ये भी तो है कि वो जो है किस चीज को रोक के बैठा है, यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शंस को।
किसको रोक के बैठा है, वो यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शंस को रोक के बैठा है। यानी कि प्रोजेस्टेरोन का एक और काम है, जब तक प्रोजेस्टेरोन है वो क्या करेगा, प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। कैसे करेगा, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को तो बरकरार रखता ही है, इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है कि वो यूटेरस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं आने देगा। कब तक, जब तक बच्चा पूरी तरीके से डेवलप नहीं होगा। क्या आपको समझ में आया, हाँ या ना, मुझे इतना बताना। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बेटा प्रोजेस्टेरोन का काम भी, बिल्कुल। चलिए आइए, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे कि जो आपका प्रोजेस्टेरोन है, जो आपका, चलो नेक्स्ट स्लाइड पर लिखते हैं। आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पर इसको नोट कर लोगे। तो आप पॉज करिए लेक्चर को और नोट कर लीजिए। चलो यहीं पर ही लिख देता हूं मैं, आओ। तो बेटा आप यहाँ पर लिखोगे जो प्रोजेस्टेरोन है, क्या करता है प्रोजेस्टेरोन, जब प्रोजेस्टेरोन का बेटा लेवल आपका क्या है, बढ़ा हुआ है, जब आपके प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ है, तो ये जनाब क्या करते हैं, ये जनाब दो चीजें करते हैं। ये क्या करते हैं, ये करते हैं आपके दो चीजें, जरा देखो, ये करते हैं दो चीजें। कर तो एक ही चीज रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं प्रेगनेंसी को। देखो ये क्या करते हैं, ये जो है आपके बच्चा, ये करते हैं मेंटेन्स प्रेगनेंसी, मेंटेन्स प्रेगनेंसी, बढ़िया। मेंटेन करते हैं बेटा किसको, प्रेगनेंसी को, ठीक है। और इनहिबिट करते हैं किसको बेटा, इनहिबिट करते हैं आपके यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शंस को, यानी कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस को। इनहिबिट करते हैं किसके, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को। बताओ है ना, क्या आपको ये बात समझ में आई। देखो मैंने आपको क्या बताया कि बेटा ये जो आपका प्रोजेस्टेरोन है, जब इसका लेवल बढ़ा हुआ होता है, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग मेंटेन कर रखी है, ठीक है, बढ़िया। दूसरा ये क्या करता है, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने देता। अब इससे आपको एक बात पता लगी क्या सर, जब पार्चुरेशन आएगा ना, तब इस प्रोजेस्टेरोन को गायब होना होगा, यानी कि इसके लेवल को कम होना होगा, तभी यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो सकते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई, हाँ या ना, मुझे बताना। अगर मैं सीधे आपको ये वाली बात बताता कि यार जो है आपके जब पार्चुरेशन का समय आता है तो जो है क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, क्यों हो रहा है, अब आपको समझ में आया। क्योंकि जब इसका लेवल इंक्रीज हुआ पड़ा है, तब ये जो है यूटेरस के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने देगा, और यूटेरस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होंगे, देखो बेटा इस तरीके से होते हैं कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन नहीं होंगे तो बेटा उस बेबी पर दबाव नहीं पड़ेगा और वो निकलेगा नहीं, समझ रहे हो आप। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए यूटेरस में बेहतरीन तरीके के कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। और इसको कौन रोक के बैठता है, प्रोजेस्टेरोन। तो वहां से प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा, तब जाके जो है आपके क्या होगा, जो है इजीली बेबी की डिलीवरी हो पाएगी। बताओ तो आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पर इसको पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे। फिर इसके बाद हम शुरू करते हैं सीधे के सीधे आपका बेहतरीन तरीके से पढ़ाना, मतलब एक बिल्कुल फ्लो चार्ट में आपको बताया जाएगा कौन सा हार्मोन आया, क्या करके गया, ठीक है। तैयार हो जाओ बेहतरीन तरीके से। हो गया, आपने नोट कर लिया। अब देखो आगे, अब होगा क्या बेटा, अब होगा आपके जेस्टेशन पीरियड का एंड। तो शुरुआत कहां से होगी, शुरुआत होगी बेटा एंड ऑफ जेस्टेशन पीरियड से। जरा देखिए, अब आप पूरी की पूरी प्रोसेस को जानने वाले हैं। तो हुआ क्या बेटा, एंड हुआ, किसका एंड हुआ, एंड ऑफ जेस्टेशन पीरियड। तो एंड हुआ किसका बेटा, जेस्टेशन पीरियड का। और जेस्टेशन पीरियड का एंड होने का मतलब क्या है, आपके 9 मंथ कंप्लीट हो गए। एंड ऑफ जेस्टेशन पीरियड यानी कि 9 मंथ आपके कंप्लीट हो गए। तो आप यहां पर लिख सकते हो बेटा 9 मंथ्स कंप्लीट, 9 मंथ्स कंप्लीट। चलिए बढ़िया, क्योंकि हम मानते हैं कि ह्यूमंस के अंदर 9 मंथ का ही जेस्टेशन पीरियड आपका होता है, बढ़िया। अब जैसे ही बेटा एंड होता है जेस्टेशन पीरियड का, तो होता क्या है, जेस्टेशन पीरियड के एंड होने से क्या होता है बेटा, जो आपका प्लेसेंटा होता है वो वीक होने लगता है, क्योंकि अब उसका काम कंप्लीट हो गया। अब उसका जो साथ था वो यहीं तक था, अब बच्चे को जो है जन्म लेना है और आगे अपनी जिंदगी जीनी है। अब जितना ख्याल रखना था प्लेसेंटा ने रखा बेटा, ठीक है। तो प्लेसेंटा क्या हो जाता है, प्लेसेंटा हो जाता है वीक, आपका प्लेसेंटा हो जाता है वीक। तो आप यहां पर लिखोगे जो प्लेसेंटा है बच्चा, वो आपका कैसा हो जाता है, प्लेसेंटा बिकम्स वीक, प्लेसेंटा आपका हो जाता है वीक।
और आप जानते थे प्लेसेंटा जो है बेटा एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह क्या करता है, एक्ट करता है और कई सारे हार्मोन बनाता है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। उनमें से एक हार्मोन है बेटा प्रोजेस्टेरोन। तो प्लेसेंटा के वीक होने से क्या होता है बेटा, आपके यहाँ पर दो चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं। क्या दो चीजें हो रही हैं, जरा ध्यान से देखिएगा आप। एक तो होता है बेटा आपका प्रोजेस्टेरोन का लेवल हो जाता है डिक्रीज। एक एक इवेंट क्या हुआ कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल आपका कर गया डिक्रीज। तो जो आपका प्रोजेस्टेरोन है बेटा वो आपका क्या हो गया, वो आपका डिक्रीज कर गया, वो आपका डिक्रीज कर गया। आपको पता लग गया क्यों डिक्रीज कर गया, क्योंकि प्लेसेंटा उसको बनाता है। तो प्लेसेंटा वीक हो गया तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज कर गया। और इसको डिक्रीज होना भी है क्यों, क्योंकि अब बेटा पार्चुरेशन का समय आ गया है, तभी तो यूटेरस के कॉन्ट्रेक्शन हो पाएंगे। बिल्कुल। अब दूसरा काम ये जो करता है बेटा, क्या करता है, ये जो प्लेसेंटा है बेटा ये रिलीज कराता है, इसको रिलीज कराता है। ये बेटा रिलीज करता है किसको, CRH को। ये रिलीज करता है आपके किसको बेटा, CRH को। व्हाट डू यू मीन बाय CRH? तो बेटा जो CRH की फुल फॉर्म है वो होती है, आप जरा ध्यान से देखिए, वो होती है बेटा कॉर्टिको, वो होती है बच्चा आपकी कॉर्टिकोट्रोफिन, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो है आपकी क्या होती है, CRH की फुल फॉर्म होती है। तो इसने क्या करा, इसने जो है बेटा आपका CRH बनाया। प्लेसेंटा ने क्या करा, दो काम करा उसके वीक होने से। एक तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो गया, दूसरा इसने रिलीज करा CRH। CRH क्या करता है, कॉर्टिकोट्रोफिन्स को बेटा रिलीजिंग हार्मोन है, यानी कॉर्टिकोट्रोफिन्स को रिलीज कराने वाला। तो ये क्या करता है, ये जो कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है बेटा, ये आपका जाता है, ये क्या करता है, ये आपका जाता है और ये आपका स्टिमुलेट करता है। किसको स्टिमुलेट करता है, ये स्टिमुलेट करता है बेटा जो फीटस की आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी होती है उसको स्टिमुलेट करता है। मैंने क्या कहा, देखो आपको पता लगेगा इसके अंदर दोनों का रोल है, मदर का भी फीटस का भी। अब ये जो हार्मोन गया है CRH, ये किस पर एक्ट कर रहा है, ये आपका एक्ट कर रहा है बेटा फीटस की, किस पर एक्ट कर रहा है, फीटल एंटीरियर पिट्यूटरी पर। फीटल एंटीरियर पिट्यूटरी पर जो है बच्चा ये क्या कर रहा है, आपका एक्ट कर रहा है। आप याद रखोगे बेटा, फीटल एंटीरियर पिट्यूटरी पर कौन एक्ट करता है, CRH एक्ट करता है। और जैसे ही बेटा फीटल एंटीरियर पिट्यूटरी पर CRH एक्ट करता है तो उसके कहने पर ये क्या करती है, ये जो है बेटा रिलीज कर देती है। किसको रिलीज करती है, ये आपके रिलीज करती है बेटा ACTH को, ये आपके रिलीज करती है ACTH को। व्हाट डू यू मीन बाय ACTH, क्या फुल फॉर्म होती है ACTH की, तो बेटा ACTH की फुल फॉर्म होती है आपकी एड्रीनो, एड्रीनो कॉर्टिको, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ACTH की ये फुल फॉर्म होती है। सर ये होता क्या है, ये क्या करता है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन? तो बेटा ये जो आपको ACTH दिख रहा है, ये भैया क्या करेंगे, अब ये भैया आगे का काम संभालेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया बच्चा, मैंने आपको अब तक ये बताया, जैसे ही जेस्टेशन पीरियड का एंड होता है, 9 मंथ्स कंप्लीट होते हैं, प्लेसेंटा हो जाता है वीक, क्योंकि उसका काम हो गया कंप्लीट। तो वो क्या करता है, उसके वीक होने से प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो गया। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्लेसेंटा है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है और कई सारे हार्मोन्स बनाता है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत जरूरी होते हैं। दूसरा ये क्या करता है, ये रिलीज करता है कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को। ये जाता है आपके फीटस की एंटीरियर पिट्यूटरी के पास और उससे कहता है तुम ACTH बनाओ और उसको रिलीज करो। व्हाट इज ACTH? ACTH इज एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। और जैसे ही एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन आता है बेटा, ये जाके एक्ट करता है फीटस की एड्रीनल ग्लैंड पर, या फिर आप कह सकते हो एड्रीनल कॉर्टेक्स पर। ये जो ACTH है बच्चा, ये जाके एक्ट करता है कहां पर आपके, ये एक्ट करता है फीटस की एड्रीनल कॉर्टेक्स पर या फिर एड्रीनल ग्लैंड पर। ठीक, जरा देखो अब मैं अगला एरो बना देता हूं यहां पर और अगली स्लाइड से कंटिन्यू करेंगे। तो अभी आपको मैं नोट करने का समय दूंगा, अभी आप जरा सुनते रहिए, अभी नोट भी नहीं करना है आपको, ठीक है। अब हुआ क्या, ACTH आ गया, अब देख जरा आगे। तो मैंने तुझसे क्या कहा, ACTH तेरा आ गया, ACTH। तो ये ACTH आपका क्या करता है बच्चा, ये जो ACTH आपको दिख रहा है ये स्टिमुलेट करेगा किसको, फीटस की एड्रीनल ग्लैंड को या फिर एड्रीनल कॉर्टेक्स कह लो, बात सेम है। तो ये क्या करता है, ये जो है बच्चा जाता है किसके पास, आपकी फीटल एड्रीनल कॉर्टेक्स के पास, फीटल एड्रीनल कॉर्टेक्स। और जो है बच्चा क्या कराता है, वहां से रिलीज कराता है आपके दो हार्मोन्स को, वहां से रिलीज कराता है बच्चा किसको, आपके
दो हार्मोन्स को, एक हार्मोन का नाम है बेटा कॉर्टिसोल, एक हार्मोन का नाम है बेटा कॉर्टिसोल, एक हार्मोन का नाम है बेटा आपका कॉर्टिसोल, एक हार्मोन का नाम है बेटा आपका क्या, कॉर्टिसोल। तो इसने क्या करा, जो एसीटीएच है वो फीटल एड्रिनल ग्लैंड के पास गया और वहां से उसने रिलीज कराया एक तो कॉर्टिसोल को, किसको, कॉर्टिसोल को। दूसरा इसने रिलीज कराया बेटा किसको, डीएचईए को, किसको रिलीज कराया, डीएचईए, किसको रिलीज कराया, डीएचईए। ठीक है, सबसे पहले हम कॉर्टिसोल के बारे में जानते हैं। ये जो कॉर्टिसोल आपको यहाँ पर दिखता है बेटा, कॉर्टिसोल क्या करता है, कॉर्टिसोल एक्चुअली में बेटा मैच्योर कराता है, किसको मैच्योर कराता है, आपके फीटल के लंग्स को, मैच्योरेशन कराएगा किसके, फीटल के लंग्स को। अब जरा आप ध्यान से सुनिएगा, ये यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ। आपने एक चीज देखी है, आपने 3 इडियट्स पिक्चर देखी होगी, हाँ देखी होगी, तो आपको याद है वायरस की बेटी होती है, बड़ी बेटी थी, हाँ बड़ी बेटी थी, तो उसके बीबी की होनी होती है डिलीवरी, उस दिन हो जाती है बहुत तेज बारिश, अब जो है हॉस्पिटल जाया नहीं जा सकता, एम्बुलेंस आ नहीं सकती। ठीक है, तो होता क्या है, आपने पिक्चर देखी होगी, तो जो है क्या नाम था उसका, जो रेंचो होता है वो जो है उनको लेके जाता है कहाँ पर, एक अपनी लाइब्रेरी या जो भी वो रूम था, और वहां पर क्या करता है, खुद से जो है एक वैक्यूम कप बनाता है और बच्चे की जो है डिलीवरी कराता है। ठीक है, ये हो गया इवेंट। अब हमें आगे जानना है, बच्चा बाहर निकलता है और बच्चा रोता नहीं है, बच्चा क्या नहीं करता, बच्चा रोता नहीं है। अब आपको एक चीज समझनी है यहाँ पर, बच्चे का रोना इतना जरूरी क्यों है और ये बच्चा रोता क्यों है जन्म लेते ही, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है, बच्चा जब तक बच्चा जो है कहाँ था, आपके यूटेरस के अंदर था, गर्भ के अंदर था, तो हो क्या रहा था वहां पर था एक स्ट्रक्चर प्लेसेंटा नाम का। प्लेसेंटा जी क्या करते थे, प्लेसेंटा जी ही क्या कर रहे थे, प्लेसेंटा के थ्रू क्या कर रही थी, जो मदर ऑक्सीजन ले रही थी वही बच्चे को दे दिया जा रहा था, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू, जो भी उनका वेस्ट था उसके थ्रू निकाला जा रहा था। तो यानी कि जो ऑक्सीजन थी वो उस समय मिल रही थी, यानी कि उस समय जो उसके लंग्स थे बच्चे के, उनका कोई भी उपयोग नहीं हो रहा था, हाँ या ना बता। अब जैसे ही बच्चा बाहर निकलने वाला है, तो अब वहां पर प्लेसेंटा तो उसको कुछ नहीं दे सकता, अब उसको जो सांस लेनी है वो खुद से लेनी है, हाँ या ना। तो खुद से सांस लेने के लिए क्या लंग्स का जो है मैच्योर होना जरूरी है, बिल्कुल। इसलिए बेटा कॉर्टिसोल रिलीज होता है आपका, डिलीवरी का समय आने वाला है उससे पहले कॉर्टिसोल रिलीज होगा, और कॉर्टिसोल क्या कराएगा, लंग्स को मैच्योर कराएगा। अब जैसे ही बच्चा पहली बार बाहर निकलता है, तो बेटा जब बच्चा पहली बार सांस लेता है तो एकदम से जो हवा जाती है, लंग्स आपके एक्सपेंड करते हैं। गुब्बारा देखा है कभी, बैलून, बैलून के अंदर एकदम से हवा दे, एकदम से एक्सपेंड करेगा। अब सपोज कर तेरे एकदम से जो है मुंह में पाइप लेके डाल दूं और एकदम से एक्सपेंड कर दूं, तो तेरे अंदर कैसा एकदम दर्द और वो होगा। तो वो जो होता है बेटा एक्सपीरियंस, उसी वजह से बच्चा पहली बार जो है बेटा क्राई करता है। इसलिए बच्चे का रोना जरूरी है, इसलिए बच्चे का रोना जरूरी है। यानी कि जैसे ही वो पहली बार बाहर आता है और सांस लेता है खुद के लंग्स से, लंग्स एकदम से एक्सपेंड करते हैं, लंग्स एकदम से एक्सपेंड करते हैं। इसलिए जो है लंग्स का बेटा कॉर्टिसोल आता है जस्ट डिलीवरी से पहले, जिससे कि लंग्स को मैच्योर करा जा सके। क्या आपको समझ में आया, है या ना। एक और बात बताता हूँ, कभी आपने देखा है कि कुछ बच्चों का जन्म होता है और जन्म के बाद जो है बच्चा निकला, वो मर गया, उसने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, वो रोया नहीं, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब ये कैसे पता लगाया जाए कि बच्चा जो है आपका बाद में मरा या पहले मरा, यानी कि बच्चा जो है आपका क्या फीटस के अंदर ही डेड हो गया था या फिर फीटस से निकलने के बाद डेड हुआ। अब इसका पता लगता है बेटा लंग्स को चेक करके। अगर बच्चे के लंग्स के अंदर थोड़ी सी भी एयर है, दैट मीन्स बच्चा निकला है और जो है वो जन्म था उस समय, वो डेड नहीं था। अगर बच्चा जो है बेटा यूटेरस के अंदर ही डेड हो गया, तो कभी उसके लंग्स में कोई एयर नहीं मिल सकती आपको, ठीक है। तो बच्चा जब बाहर निकलता है वो पहली बार इसलिए रोता है क्योंकि लंग्स में एकदम से हवा जाती है और एकदम से वो एक्सपेंड करते हैं। तो क्या आपको कॉर्टिसोल का रोल समझ में आ गया, क्यों कॉर्टिसोल जस्ट डिलीवरी से पहले रिलीज हुआ, जिससे कि आपके लंग्स को मैच्योर करा जा सके। दूसरा जो हार्मोन बेटा किसने बनाया, फीटल एड्रिनल ग्लैंड ने, उसने बनाया डीएचईए। जो ये डीएचईए होता है बेटा, इसकी फुल फॉर्म होती है डी हाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन। क्या होती है बेटा, फुल फॉर्म लिखिए आप पहले। तो जो इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा, वो होती है आपकी क्या, डी, आपकी फुल फॉर्म होती है डी हाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन, ये जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। अब जिस तरीके से आपने देखा था टेस्टोस्टेरोन, व्हाट इज टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन इज नथिंग बट अ मेल एंड्रोजन। सेम वे में डीएचईए भी जो है आपका एक एंड्रोजन होता है। डीएचईए भी बेटा क्या होता है, आपका एक एंड्रोजन होता है।
बट ये जो एंड्रोजन एक वीक एंड्रोजन होता है, और ये भाई साहब क्या करते हैं, खुद से तो कुछ नहीं करते, ये क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं दूसरों के अंदर, और जिससे कोई चीज बनती है और जो बनाने वाला होता है उसको कहा जाता है प्रीकर्सर। इसलिए डीएचईए को प्रीकर्सर हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रीकर्सर हार्मोन। क्या आपको समझ में आया प्रीकर्सर का मतलब क्या है? जो कोई किसी से कुछ बनता है बेटा, उसको आप कहते हो प्रिकर्सर। जैसे कोई कोई चीज बना के दे रहा है तो वो क्या है, वो है प्रिकर्सर। तो ये क्या है, ये है आपका एक प्रिकर्सर हार्मोन। ये भाई साहब खुद से कुछ नहीं करते, ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, ईस्ट्रोजन के अंदर। ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, ईस्ट्रोजन के अंदर। और इसके कन्वर्जन में जो मदद करता है, कौन करता है? अब तक फीटस का ख्याल किसने रखा, सारी चीजों का? उसके लिए माँ बाप कौन था, प्लेसेंटा था। तो बेटा ये इसके लिए बिल्कुल प्लेसेंटा, ये काम भी प्लेसेंटा इसको करके देता है। वो क्या करता है, डीएचईए को जो है कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, ईस्ट्रोजन के अंदर, क्योंकि खुद से ये कुछ नहीं कर सकता। तो देखो इसने क्या करा बेटा, ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, ईस्ट्रोजन के अंदर। ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर बेटा, ईस्ट्रोजन के अंदर। तो आप यहां पर लिख सकते हो कन्वर्टेड बाय, आप यहां पर लिख लोगे कन्वर्टेड बाय प्लेसेंटा। इसलिए डीएचईए को बेटा हम जो एक प्रीकर्सर हार्मोन भी कहते हैं। बट आपको इतना डिटेल में ये सब जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए आपको समझ में आ गया, ईस्ट्रोजन आ गया। अब आपके मन में आएगा, अब सर ये ईस्ट्रोजन क्या करेगा? आपको कॉर्टिसोल का फंक्शन समझ में आ गया, ईस्ट्रोजन कैसे आया, डीएचईए बना, डीएचईए को बाद में जो है प्लेसेंटा ने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो ईस्ट्रोजन महाराज हैं, ये क्या करते हैं, इनके जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटा। इसके जो फंक्शन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर अब जो है ईस्ट्रोजन को पकड़ते हैं। आइए, जो आपका ईस्ट्रोजन है, अब हमने किसको पकड़ लिया, ईस्ट्रोजन को। जरा ध्यान से आप देखिएगा, ईस्ट्रोजन। अब ये ईस्ट्रोजन क्या करता है, देखो आप तो एक ही फ्लो में बनाओगे सारी चीजें, मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है, तो मुझे अलग अलग स्लाइड पर करना पड़ रहा है। आप एक ही साथ बनाना जिससे आपको पूरी प्रोसेस क्लियरली समझ में आए। आइए जरा देखिए ध्यान से, ईस्ट्रोजन क्या करता है। जो आपका ईस्ट्रोजन होता है बेटा, ये दो काम करता है। ये जो ईस्ट्रोजन है आपके क्या करता है, ये जो ईस्ट्रोजन है बच्चा आपके करता है दो काम। ये जो ईस्ट्रोजन है बच्चा, ये आपके करता है दो काम। कौन कौन सा काम? पहला काम जो ये करता है बेटा, ये क्या करता है, ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर बनाता है। कहां पर, यूटेराइन वॉल पर। अभी आप जरा देखो क्यों बन रहे हैं, क्या होगा आपको पता लगेगा। सबसे पहले इसने क्या करा, मेक्स, ये क्या करता है, फॉर्म करता है, मेक्स ऑक्सीटोसिन। ये जो है बेटा ऑक्सीटोसिन के जो है बेटा रिसेप्टर्स बनाता है, मेक्स ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स, मेक्स ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स ऑन यूटेराइन वॉल, ऑन यूटेराइन वॉल। ये क्या करता है बेटा, ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर बनाता है यूटेराइन वॉल पर। दूसरा ये भाई साहब क्या करते हैं, ये जो है बेटा फॉर्मेशन करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स का। क्या करते हैं बेटा, फॉर्मेशन करते हैं। ये ईस्ट्रोजन बहुत जरूरी है बेटा, ईस्ट्रोजन का फंक्शन। ये क्या करता है, फॉर्मेशन करता है किसका, प्रोस्टाग्लैंडिन का, फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। और आप जानते होंगे प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, ये जो है कॉन्ट्रेक्शंस कराने में मदद करते हैं। ये क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स कॉन्ट्रेक्शन कराते हैं। तो अब ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स बने बेटा, एक्चुअली में इनका सोर्स क्या होता है, इनको बनाता कौन है? तो इनको बेटा प्लेसेंटा और जो है यूटेरस बनाते हैं। कौन बनाता है, प्लेसेंटा और यूटेरस जो है इसको बनाते हैं। तो आप चाहो तो यहाँ पर इसका सोर्स लिख सकते हो कि इसका सोर्स क्या है। तो जो इसका सोर्स होता है बेटा वो होता है कौन, इस प्रोस्टाग्लैंडिन का। एक होता है बेटा प्लेसेंटा और यूटेरस, दोनों के दोनों बनाते हैं। और कौन बनवाता है, ईस्ट्रोजन बनवाता है। प्लेसेंटा और आपके यूटेरस जो है सोर्स हैं, किसके सोर्स हैं, आपके प्रोस्टाग्लैंडिन के। तो आपको समझ में आया, ये जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड थी फीटस की, उसने क्या करा, एक तो बच्चा उसने जो है आपका कॉर्टिसोल बनाया जिसने जो है लंग्स को मैच्योर करा, ठीक है। दूसरा उसने डीएचईए बनाया, यानी कि, और ये डीएचईए क्या है, एक प्रीकर्सर हार्मोन होता है, खुद से कुछ नहीं करता, दूसरों में कन्वर्ट होता है, फिर काम करता है। तो ये डीएचईए किस में कन्वर्ट हो गया, ईस्ट्रोजन में। और इसको किसने कन्वर्ट करा, प्लेसेंटा ने। और जैसे ही ईस्ट्रोजन बनता है बेटा, सबसे पहला काम ये क्या करता है, ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर बनाता है, किस पर, आपकी यूटेरस की वॉल पर। और दूसरा ये जो है प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है, ठीक है। अब आपका बेटा प्रोस्टाग्लैंडिन किसने बनाया, प्लेसेंटा और यूटेरस ने बनाया, ठीक है। बनवाया किसने, ईस्ट्रोजन ने। जैसे ही ये आपका प्रोस्टाग्लैंडिन आता है, कौन आता है बच्चा आपका, जैसे ही आपका ये प्रोस्टाग्लैंडिन बना, देख जरा ध्यान से, जैसे ही तेरा ये प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है बेटा, ये क्या करता है, जैसा कि मैंने कहा अभी आपको, प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं, ये आपके कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। तो ये इनिशिएट करता है क्या, कॉन्ट्रैक्शन।
अब पहली बार जो है बेटा दर्द होना शुरू होगा, इनिशिएट हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्शन, इनिशिएट हो जाएगा बेटा क्या, कॉन्ट्रैक्शन। जो कॉन्ट्रैक्शन शुरुआत में इनिशिएट होते हैं बेटा वो इतने ज्यादा जो है क्या कहते हैं पावरफुल नहीं होते, माइल्ड होते हैं काफी। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं बेटा क्या, आपको देखने को मिलते हैं माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस। और ये कॉन्ट्रैक्शंस कहाँ हो रहे होंगे, मैंने कहा ना बेटा ये कॉन्ट्रैक्शंस कहाँ होंगे, बच्चा कहाँ पर प्रेजेंट है, यूट्रस के अंदर, तो यूट्रस के अंदर ही तो कॉन्ट्रैक्शन कराने पड़ेंगे जिससे बच्चा निकल सके। तो ये जो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, ये जो आपके माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं बच्चा, ये जो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं ये कहाँ पर होते हैं, इन यूटेराइन वॉल, या फिर आप कह सकते हो यूटेराइन की मसल्स, जो यूटेरस की मसल है उनके अंदर क्या होते हैं, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। और ये जो सबसे पहले वाले माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं बेटा, इनको कहा जाता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्या होता है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इनको कहते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको कहा जाता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब जैसे ही ये होता है बेटा, ये क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं। अब जितना भी अब तक काम हुआ सारा का सारा आपने देखा फीटस के अंदर हुआ। अब जैसे ही ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स डेवलप होता है, ठीक है, जैसे ही आपका ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स डेवलप होता है, ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट कर देता है। किसको स्टिमुलेट करता है बच्चा, ये आपका स्टिमुलेट कर देता है पहली बार। अब ये स्टिमुलेट करेगा किसको, सिग्नल देगा मदर को। ये स्टिमुलेट कर देगा किसको बेटा, मैटरनल पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। ये आपका स्टिमुलेट कर देगा किसको, मैटरनल पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। मैटरनल पोस्टीरियर पिट्यूटरी को जो है बच्चा ये क्या कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा। किसको स्टिमुलेट कर दिया इसने, मैटरनल पोस्टीरियर पिट्यूटरी को इसने क्या कर दिया बेटा, स्टिमुलेट कर दिया। क्या आपको यहां तक की कहानी समझ में आ गई, हाँ या ना मुझे बताओ। अब जो अगला आएगा वो आपको बहुत अच्छे से और मजा आएगा आपको। अब देखो मैटरनल पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो गई डेवलप, तो यहां पर मैं लिख दूं बेटा मैटरनल पोस्टीरियर पिट्यूटरी, बिल्कुल जरा ध्यान से आप देखिएगा। मैटरनल पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या हो गई बेटा, स्टिमुलेट हो गई। पहली बार जो है मदर को पता लग गया कि अब समय हो चुका है, ठीक है। अब तक जितना भी प्रोसेस करा वो बच्चे ने करा। जैसे ही ये होता है बेटा, क्या होता है यहां से, ये आपके क्या करती है, रिलीज करती है। किसको रिलीज करती है, अभी हमने किसके रिसेप्टर्स बनाए थे, किसके रिसेप्टर्स हमने बनाए थे अभी यूटेरस की वॉल पर, ऑक्सीटोसिन के। तो ये क्या करेगी, ऑक्सीटोसिन को रिलीज कराएगी। ये किसको रिलीज कराएगी, आपके ऑक्सीटोसिन को। ये रिलीज कराएगी आपके ऑक्सीटोसिन को। और ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, ये बाइंड कर जाएगा अपने किस पर, जाके चिपक जाएगा अपने ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स पर। और जैसे ही ये वहां पर जाके क्या करेगा, आपका बाइंड करेगा ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स पर, तो क्या होगा, ये कॉज करेगा बेटा क्या, कॉजेज, ये जो है क्या करेगा बेटा, ये कॉज करेगा किसको, यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शंस को। ये कॉज कर देगा बेटा किसको, शुरुआत कर देगा यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शंस की, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस की। ये कर देगा बेटा शुरुआत यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस की, ठीक है, बढ़िया। अब जैसे ही ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं बेटा, याद करो सबसे पहले यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन किसने कराया, प्रोस्टाग्लैंडिन ने। जैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन का बेटा हुआ तो एक जो है बेटा चाइल्ड, जो आपका बेटा फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है वो शुरू हो गया। फिर उसके बाद मैटरनल पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर सिग्नल गया, उसने ऑक्सीटोसिन को रिलीज करा। फिर उसने क्या करा, और यूटेराइन के कॉन्ट्रैक्शन कराए। और यूटेराइन के कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है बेटा, और प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होते हैं। तो ये यूटेराइन के कॉन्ट्रैक्शन क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं बच्चा क्या, ये स्टिमुलेट करते हैं क्या, ये स्टिमुलेट करते हैं मोर, ये स्टिमुलेट करते हैं बेटा मोर प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज। इनके इससे क्या होता है, जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ऑक्सीटोसिन कराता है, इससे क्या होता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन बनने लगता है। मोर प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज, मोर प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज, मोर प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज। और ज्यादा अगर प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगा तो ये क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन बेटा ये आपको पता है ये क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है। तो अब बेटा जो है आपका और प्रोस्टाग्लैंडिन आ गया, ठीक है, ऑक्सीटोसिन लगा पड़ा। इससे क्या होगा, अब जो कॉन्ट्रैक्शन होंगे वो बेटा माइल्ड नहीं होंगे, वो बहुत ही ज्यादा तेज होंगे, बहुत ही ज्यादा पावरफुल होंगे, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होंगे। तो इससे क्या होता है, स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। तो ज्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होने से क्या होता है, स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, आपके होते हैं बच्चा क्या, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस इन यूटेराइन मसल्स, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन इन यूटेराइन मसल्स। और जब बेटा ज्यादा से ज्यादा आपका जो है ये होता रहता है तो इससे क्या होता है, इससे होता है आपका एक इवेंट। और वो इवेंट क्या है, आपकी जो सर्विक्स है बेटा उसका डायलेशन शुरू हो जाएगा। सर्विक्स पहले इतनी सी है,
तो देखो इतना चौड़ेगी चौड़ेगी चौड़ी, क्योंकि बेटा बेबी का साइज इतना बड़ा है, आप समझ रहे हो। और उसका जो वजन होगा लगभग मान के चलो, अगर कोई ज्यादा ही हेल्दी बेबी है तो बेटा 2.5 से 3 किलो का भी हो सकता है, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो आपको सोचो वो इतना सा बेटा, आप अगर आप जो है आपने देखा था इमेज में, बेटा सिर्फ और सिर्फ इतना सा होल था वो, आप समझ रहे हो, वो फिर इतना हो जाता है कि पूरे बेबी को कर दे। तो लगभग 10 सेंटीमीटर तक बेटा क्या होता है, वो डायलेट हो जाता है। कितने सेंटीमीटर बेटा, सर्विक्स का जो बेटा आपकी सर्विकल जो ओपनिंग है बेटा, वो क्या होती है, वो इतनी खुल, अब वो जो है लगभग 10 सेंटीमीटर तक डायलेट कर जाती है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन हो रहे हैं, इससे क्या हो जाता है, इसके बाद होता है बेटा डायलेशन। क्या होता है आपका डायलेशन, आपका होता है बेटा डायलेशन ऑफ सर्विक्स, डायलेशन ऑफ सर्विक्स। अब एकदम से बेटा 10 सेंटीमीटर नहीं होता, आपको एक बात समझनी है, एकदम से 10 सेंटीमीटर एकदम से जो है बेटा 10 सेंटीमीटर जो है डायलेशन नहीं हो जाता सर्विक्स का। पहले 2 होगा, फिर 3 4 5, धीरे धीरे होगा। होता क्या है, जैसे ही डायलेशन शुरू होता है ना बेटा, यहां से शुरू होती है एक प्रोसेस, एक यहां से क्या होता है, जैसे ही ये होता है बच्चा जो है, होगा क्या, जैसे ही ये यहाँ से शुरू होता है बच्चा, देख जरा ध्यान से, जैसे ही डायलेशन होने लगता है यहाँ से एक पॉजिटिव फीडबैक जाता है किसके पास, मदर की पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास। तो मदर की पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास क्या गया बेटा, मदर की पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास गया आपका क्या, एक पॉजिटिव फीडबैक। मदर की पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास क्या जाता है, एक पॉजिटिव फीडबैक जाता है डायलेशन होने से सर्विक्स का। और ये पॉजिटिव फीडबैक जाता है, इससे क्या होता है, और ज्यादा ऑक्सीटोसिन क्या होता है बेटा, रिलीज होता है। जैसे ही बेटा पॉजिटिव फीडबैक जाएगा मैटरनल पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास, और ऑक्सीटोसिन क्या होगा बेटा, रिलीज होगा। और ऑक्सीटोसिन क्या होगा बेटा, रिलीज होगा। देख जरा ध्यान से, और ऑक्सीटोसिन क्या होगा तेरा, रिलीज होगा, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, फिर क्या करेगा वो, यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन कराएगा, और यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन होने से और प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगा, और प्रोस्टाग्लैंडिन के आने से और ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन होंगे। फिर उससे क्या होगा, थोड़ा और डायलेशन होगा, जैसे पहले 2 हुआ था 2 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर होगा। फिर इसने एक पॉजिटिव फीडबैक दिया मैटरनल पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर, उससे क्या होगा, फिर और जो है आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, फिर यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन होंगे, फिर और ज्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन आएगा, फिर और जो है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन होंगे, उससे क्या होगा, और आपका सर्विक्स का डायलेशन होगा। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी कब तक, जब तक आपका बेटा, ये साइकिल तब तक चलती रहेगी जब तक आपका बेटा बेबी और जो प्लेसेंटा है वो दोनों के दोनों बाहर नहीं आ जाते। जब तक आपका बेबी और प्लेसेंटा जो है बेटा, प्लेसेंटा हो गया, अम्बिलिकल कॉर्ड हो गई, और आपका बेबी हो गया, वो जो स्ट्रक्चर है बेटा पूरा का पूरा जब तक बाहर नहीं निकल जाता यूटेरस तक, तब तक ये साइकिल जो है बच्चा आपकी चलती रहती है, तब तक ये साइकिल आपकी चलती रहती है। क्या आपको समझ में आ गया, बताओ हाँ या ना। अगर मैं ये एरो पहले बना देता तो आपको कभी समझ में नहीं आता अच्छे से, अब आपको इतना बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है, कि एक पॉजिटिव फीडबैक जनरेट होगा, इससे क्या होगा, ये साइकिल चलती रहेगी। ये साइकिल कब तक रिपीट करेगी, मैं लिख दूं इस वाली बात को, साइकिल तब तक रिपीट करेगी, साइकिल रिपीट्स अंटिल अंटिल बेबी एंड प्लेसेंटा एक्सपल्शन, जब तक कि बेबी और बेटा प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा मतलब बेटा बेबी, जो प्लेसेंटा है आपको पता है, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से कौन है बेटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, और अम्बिलिकल कॉर्ड से कौन जुड़ा हुआ है, बेबी। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है बेटा, ये पूरा का पूरा एज इट इज बाहर आ जाता है। फिर सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है बेटा, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करके बेबी को अलग रख देता है, और जो आपका प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको एक अलग जगह पर रख देगा, ठीक है। इस तरीके से जो है आपका पूरा का पूरा पार्चुरेशन का प्रोसेस होता है। अब क्या हो चुका है बेटा, आपके बेबी का जन्म हो जाता है, बेबी रोने लगता है। क्यों रोने लगा, क्योंकि एकदम से जो है बेटा अंदर एयर गई और उसके लंग्स ने पहली बार फंक्शनिंग खुद से जो है अब शुरू कर दी है। बताओ क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना, मुझे अच्छे से बताना। क्या आपको मजा आया, पहली बार आपको पता लगा किस तरीके से प्रोसेस हो रही है। अब मैं जो है बेटा आपकी आंखों के आगे से हट रहा हूं, और अब क्या होगा, अब जो है बच्चा आपको पूरी की पूरी प्रोसेस में बताऊंगा, जरा देखिए ध्यान से, जरा देखिए ध्यान से। तो बेटा शुरुआत करते हैं यहां से। अब किसी भी बच्चे को नोट करना हो तो बेटा पॉज कर और नोट कर ले, पॉज कर ले और तू नोट कर ले। कर लिया तूने पॉज, अब देख जरा ध्यान से। तो बेटा मैंने तुझसे क्या कहा, जो तुझे दिख रहा है पार्चुरेशन, पार्चुरेशन मतलब बेटा चाइल्ड बर्थ, जो बच्चे का डिलीवरी होना होता है बेटा, जो प्रोसेस होती है उसी को पार्चुरेशन कहते हैं। इसके अंदर नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व है, हॉर्मोन्स भी इन्वॉल्व है, अभी अभी आपने पूरी प्रोसेस में देखा, इसलिए मैं इसको कहता हूं एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। अब इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए सिग्नल कहां से आते हैं,
एक तो फीटस जो है सिग्नल देता है, दूसरा कौन करता है बेटा, प्लेसेंटा भी इसमें मदद करता है। आपने जाना एक हार्मोन जो कि होता है प्रोजेस्टेरोन, जब इसका लेवल हाई होता है तो बेटा इसका एक बहुत जरूरी काम होता है प्रेगनेंसी को जो है मेंटेन करके रखना, ठीक है। और प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखने का मतलब क्या है बेटा, यूट्रस की जो आपकी लाइनिंग है उसको बरकरार रखना, यानी एंडोमेट्रियम को। बढ़िया। दूसरा बेटा एक बात ये भी तो है ना, तब तक ही तो प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी, तब तक यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होते, तो उन कॉन्ट्रैक्शन को रोकने का काम भी कौन करता है, क्या प्रोजेस्टेरोन करता है, बिल्कुल जी हाँ। तो जब आपके डिलीवरी का समय आएगा, क्या बच्चा आपने नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लो, हो गया, बढ़िया। अब देख आगे, अब जब आपके बच्चे की बेटा डिलीवरी का समय आएगा तो क्या आपका जो है बेटा, जब यानी कि जेस्टेशन पीरियड एंड होने वाला होगा, 9 महीने आपके कंप्लीट हो जाएंगे, बिल्कुल, तब क्या होगा, आपका ये जो प्लेसेंटा होगा बेटा, क्या ये वीक हो जाएगा, हाँ सर, ये प्लेसेंटा जो है आपका वीक हो जाएगा। और प्लेसेंटा के वीक होने से क्या होगा बेटा, प्लेसेंटा आपका जो है एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है, तो ये एक हार्मोन बनाता है प्रोजेस्टेरोन, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी आपका कम हो जाएगा, और इसके लेवल कम हो जाएगा, इसके बाद क्या करता है प्लेसेंटा बेटा, रिलीज करता है आपका कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन CRH, ये जाके एक्ट करता है फीटस की एंटीरियर पिट्यूटरी पर, उससे जो है रिलीज कराता है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, दैट इज ACTH, ठीक है। अब आप क्या करोगे बच्चा, पॉज करोगे और इसको नोट डाउन कर लोगे, पॉज करो और नोट डाउन कर लो, कर लिया नोट डाउन। अब हम देखते हैं बच्चा आपके ACTH की फंक्शनिंग, जरा देखिए आगे। अब हुआ क्या बेटा, ACTH आपका आ गया, ACTH के आते ही क्या होता है बच्चा, ये जो है आपकी जो फीटस की एड्रिनल ग्लैंड होती है, जिसको एड्रिनल कॉर्टेक्स भी कहते हैं, उसके पास ये जाता है और उससे जो है रिलीज कराता है आपका कॉर्टिसोल और DHEA। जैसे ही कॉर्टिसोल आता है, कॉर्टिसोल का सबसे पहला फंक्शन होता है मैच्यूरेशन कराना फीटल लंग्स का। अब जो फीटस के लंग्स हैं, इनका मैच्यूरेशन जस्ट डिलीवरी से पहले ही क्यों हुआ, क्योंकि अब तक जो बच्चे को ऑक्सीजन मिल रही थी वो किससे मिल रही थी, वो जो है बेटा प्लेसेंटा से मिल रही थी, तो प्लेसेंटा के पास कहां से आ रही थी, मदर के थ्रू आ रही थी, ठीक है। तो अब तक उसको खुद से कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, पर जैसे ही वो जन्म लेगा उसके क्या होगा, उसको सीधे के सीधे बेटा ऑक्सीजन की नीड होगी, समझ रहे हो। तो जैसे ही वो ब्रीथिंग करेगा तो बेटा क्या होगा, एकदम से हवा अंदर जाएगी, लंग्स आपके एक्सपेंड करेंगे, तो उस हवा को झेलने के लिए आपके लंग्स पूरी तरीके से मैच्योर होने चाहिए, इसलिए कॉर्टिसोल आपका रिलीज होता है जस्ट डिलीवरी से पहले। उसका एक फंक्शन ये भी होता है कॉर्टिसोल का, मैच्योरेशन कराना फीटल के लंग्स का, ठीक है, बढ़िया। इसलिए बच्चा पहली बार रोता भी है। दूसरा क्या करती है, ये जो फीटस की एड्रिनल ग्लैंड है, ये DHEA यानी कि डिहाइड्रो एपी एंडोस्टेरोन जो है बेटा उसको रिलीज कराती है। ये क्या है, ये एक एंड्रोजन है, पर ये एक वीक एंड्रोजन होता है, खुद से कुछ नहीं कर सकता, ये एक प्रीकर्सर हार्मोन होता है, यानी कि एक ऐसा हार्मोन जो किसी एक दूसरे हार्मोन को बना के देगा, तो ये है आपका एक प्रीकर्सर हार्मोन। तो ये DHEA जो है खुद से कुछ नहीं करता, ये आपका बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है ईस्ट्रोजन के अंदर, और इसके जो कन्वर्जन में मदद करता है वो कौन करता है, प्लेसेंटा करता है, ठीक। अब आप इसको नोट कर लेंगे, फिर हम इसके बाद आगे की कहानी जानेंगे कि भैया ये ईस्ट्रोजन क्या करेगा, तो आप इसको पॉज करें और नोट कर लें, कर लिया। अब देखें जरा आगे आइए, अब जरा देखिए, अब जो है इसके बाद बेटा ईस्ट्रोजन आ गया। ईस्ट्रोजन जो सबसे पहला काम करता है आते ही, वो क्या करता है, यूटेरस की वॉल पर जो है बेटा ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स बना देता है। ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स बना दिए, बिल्कुल आप जानते हो कि जो हार्मोन, जो आपके बच्चा हार्मोन्स होते हैं वो वर्क कैसे करते हैं, वो अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड करते हैं, तभी एक फंक्शन जो है बेटा परफॉर्म होता है, ठीक है, बढ़िया। तो उसने क्या करा, ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स बना दिए यूटेरस की वॉल पर, किसने, ईस्ट्रोजन ने। दूसरा काम क्या करता है बेटा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बनाने का काम करता है। ये ईस्ट्रोजन प्लेसेंटा और यूटेरस से कहता है तुम प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बनाओ, और प्रोस्टाग्लैंडिन बनते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं बेटा, ये यूटेराइन के कॉन्ट्रैक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो जैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन आते हैं ये यूटेरस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कराना शुरू कर देते हैं, बट जो शुरुआती कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो काफी ज्यादा जो है हल्के होते हैं, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, पावरफुल और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस नहीं है। तो जैसे ही थोड़े माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं बेटा आपके यूट्राइन मसल्स के अंदर, किसने कराया, प्रोस्टाग्लैंडिन्स ने। तो जो सबसे पहले जो आपके बेटा कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं इनको कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। जैसे ही फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स आता है, यानी कि देखो नाम से पता लग रहा है फीटल इजेक्शन, इजेक्शन का मतलब होता है निकलना, यानी फीटस निकलने वाला है, इसके लिए एक रिफ्लेक्स जो है जैसे ही बेटा ये आपका डेवलप होता है, ये सीधे जाता है आपकी किसके पास,
मदर की पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास। सिग्नल किसके पास पहुंचता है? मदर की पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास। आप इसको पॉज करेंगे और नोट करेंगे, इसके बाद हम जानेंगे आगे क्या होगा। पॉज करिए और नोट कर लीजिए। हो गया। अब देखिए जरा आगे, जैसे ही बेटा आपका क्या होता है, मैटरनल पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है आपकी एक्टिव होती है, ये रिलीज करती है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के आने से क्या होता है, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीटोसिन अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड कर जाता है। जिन रिसेप्टर्स को भी ईस्ट्रोजन ने बनाया बेटा, उन्हीं रिसेप्टर से जाके ऑक्सीटोसिन बाइंड कर गया। ऑक्सीटोसिन जैसे ही बाइंड करा, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और बढ़े। यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन बढ़े तो इससे क्या हुआ, जो और प्रोस्टाग्लैंडिन और ज्यादा बनने लगता है और रिलीज होने लगता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन के आने से यूट्रस के अंदर और कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ते हैं। और जैसे यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते हैं तो बेटा आपकी जो सर्विक्स होती है वो डायलेट करना शुरू कर देती है। पहले वो जो है 2 सेंटीमीटर डायलेट करेगी, फिर इसके बाद क्या होगा, एक पॉजिटिव फीडबैक जनरेट होगा, फिर मैटरनल पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा, उससे कहेगा और ऑक्सीटोसिन बनाओ। ऑक्सीटोसिन का लेवल और बढ़ेगा और यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होंगे और प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगा, और प्रोस्टाग्लैंडिन के रिलीज होने से और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, उससे और सर्विक्स डायलेट होगा। पहले 2 सेंटीमीटर था, 5 होगा। ये साइकिल तब तक चलती रहेगी, तब तक 10 सेंटीमीटर तक आपका सर्विक्स डायलेक्स, जब तक आपका 10 सेंटीमीटर तक सर्विक्स डायलेट नहीं हो जाता। और जैसे ही वो इतना डायलेट हो जाएगा कि जिससे कि बेबी इजीली निकल सके, किसके साथ, प्लेसेंटा के साथ, तब तक ये जो साइकिल है बेटा चलती रहेगी। और इस तरीके से जो है आपके इस पूरी की पूरी प्रोसेस को जो है बेटा करा जाता है। क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना मुझे बताएं। और बताएं कि आपने आज तक ऐसी साइकिल पढ़ी है। अब आप क्या करोगे बेटा, पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे। हो गया, कर लिया पॉज। बताओ मजा आ गया? क्या आपको पहली बार पता लगा कि किस तरीके से जो है ये साइकिल एक्चुअल में हो रही है? मजा आया? कर लिया होगा आपने नोट डाउन। हटू मैं एक बार, चलो फिर से पॉज करके नोट डाउन कर लो। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, बेबी का बर्थ हो गया, ठीक है, बेबी आ गया बाहर। अब क्या होगा, जो है सबसे पहला काम जो बेबी के लिए करा जाता है, जो डॉक्टर्स कहते हैं कि भैया अब समय आ चुका है इसके फीडिंग का, भैया खाना खिलाओ इसको। प्लेसेंटा आप ख्याल नहीं रख सकता जब तक आप मदर के बेटा उसके अंदर थे, यूट्रस के अंदर था फीटस, तब तक प्लेसेंटा नाम का स्ट्रक्चर था। वो मदर से लेके चीजें उसको खिला रहा था, सारी उसकी केयर कर रहा था। जैसे ही वो बाहर निकल गया, अब बेटा अब उसको खाना चाहिए। अब खाने में ऐसा तो नहीं आते ही सीधे चाउमीन दे दोगे, भाई आओ बच्चे का जन्म हुआ है, चाउमीन लाओ, चाउमीन खाई जाएगी, मोमोज खाए जाएंगे, नहीं ऐसा तो नहीं होगा। तो होगा क्या, अब जरूरत है उसको बेटा मिल्क की। किसकी जरूरत है, मिल्क की, यानी कि जरूरत है ब्रेस्ट फीडिंग की, यानी कि जरूरत है किसकी बेटा, लैक्टेशन की। तो अब हम बात करेंगे बेटा लैक्टेशन के बारे में, अब हम बात करेंगे बेटा लैक्टेशन के बारे में। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक आप डालोगे बेटा लैक्टेशन, नेक्स्ट टॉपिक आप डालोगे बेटा लैक्टेशन। बताओ मजा आ रहा है? नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा आपका लैक्टेशन। अब जरा ध्यान से आप देखिए लैक्टेशन को। व्हाट डू यू मीन बाय लैक्टेशन, क्या समझते हो आप लैक्टेशन से? तो मैंने आपको अभी भी बताया बेटा लैक्टेशन का मतलब क्या होता है। तो आपका जो लैक्टेशन का मतलब होता है बेटा, लैक्टेशन का मतलब होता है प्रोडक्शन। किसके प्रोडक्शन की बात हो रही है? तो बेटा इसका मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। और कौन बनाता है इस मिल्क को बेटा, मेमरी ग्लैंड, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हो, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बाय मेमरी ग्लैंड, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बाय मेमरी ग्लैंड, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बाय मेमरी ग्लैंड्स, इसी को आप कहते हो बेटा लैक्टेशन। अब आप जानोगे ये आखिर होता कैसे है, ये आखिर आपका बेटा होता कैसे है, किस तरीके से जो है कैसे हार्मोन्स काम करते हैं। तो अब आप देखिए, तो होता क्या है बच्चा, जो आपका बेबी होता है ना, पता है कैसे पता लगेगा, कैसे होगा। अब जो है जैसे ही बच्चा जन्म होता है उसके बाद क्या होता है, डॉक्टर कहता है कि मदर से आप बेबी को लो और बेबी को जो है आप उसका जो माउथ है बेटा उसको निप्पल में जो है आप लगा दो, ठीक है। होता क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब बेटा फीटस आपका यूट्रस के अंदर होता है, पता है वो क्या करता है, उसके अंदर एक चीज जनरेट होती है, पता है क्या, वो अपना अंगूठा चूसने लगता है। वो क्या करता है बच्चा, जो अंगूठा होता है ना, इसको इस तरीके से चूसने लगता है, सकलिंग करने लगता है। पता है ये चीज क्यों होती है, जिससे कि बेटा जब वो बाहर निकले तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाएगी। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उस निप्पल को सक करना पड़ेगा। तो बेटा उसको ये बात पहले से पता है। आप देखो नेचर, यार आप अगर पढ़ोगे ना आपको पता लगेगा नेचर कितनी ही बेहतरीन है। नेचर को पता था बच्चे को जन्म लेना है, और जन्म लेते क्या है उसको जरूरत है खाने की, और खाना क्या है, खाने में उसको जरूरत है उस समय उसके माँ के दूध की।
तो जो माँ का दूध होगा बेटा वो ऐसे ही तो निकल नहीं जाएगा, ठीक है। तो हुआ क्या, उसको जो है बच्चा आपके सक करना पड़ेगा। बेटा कुछ केसेस में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है बच्चा जो है मिल्क निकल नहीं पाता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपके कुछ ऐसी मशीन्स आती हैं जिनसे उस मिल्क को निकालते हैं, फिर बाद में चम्मच से भी जो है बच्चे को जो है पिलाया जाता है, ठीक है। तो अब आप एक चीज देखो, उस बच्चे को कैसे पता कि मुझे इसको अंदर लेना है, क्या करना है, तो आप समझ रहे हो ये आदत उसके अंदर पहले से ही है। जब वो फीटस अंदर होता है बेटा यूट्रस के, तभी से वो थोड़ा थोड़ा अंगूठा चूसना शुरू कर देता है। तो होता क्या है बेटा, जैसे ही, अब हम तो नॉर्मल केस की बात करते हैं, हम यहाँ एक्सेप्शंस की तो बात नहीं करते। तो हमने माना एक बच्चा हेल्दी बेबी अच्छा हुआ, और मदर की जो बेटा मेमोरी ग्लैंड है उसने भी मिल्क बनाना शुरू हो गया। तो होता क्या है, बच्चा बेटा जैसे ही निपल्स को क्या करता है, सक करता है, जैसे ही बच्चा निपल्स की सकलिंग करता है, तो उससे क्या होता है, एक न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स जनरेट होता है। उससे क्या होता है, एक न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स जनरेट होता है। और इस रिफ्लेक्स के जनरेट होने से क्या होता है बच्चा, जो आपका हाइपोथैलेमस होता है वो क्या करता है, उसके पास सिग्नल जाता है। जो मदर का हाइपोथैलेमस है बेटा, वहां क्या हो रहा है, सिग्नल गया, न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स जनरेट होके उसको स्टिमुलेट उसने कर दिया, किसको, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस क्या करता है, एक हार्मोन बनाता है जिसको कहते हैं पीआरएच। आप जानते हैं हाइपोथैलेमस क्या करता है, कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो बनाता है आपके दो हार्मोन बनाता है बेटा, एक होते हैं रिलीजिंग, एक होते हैं इनिबिटिंग। मैंने बहुत अच्छे से बेटा एंडोक्राइन वाला चैप्टर पढ़ाया है, वहां अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पता लगेगा। तो वो क्या करता है, यहां पर बनाता है एक हार्मोन पीआरएच, दैट इज प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। और जैसे ही ये प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन आता है, ये एक्ट करता है किस पर, एंटीरियर पिट्यूटरी पर। और एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करके बेटा ये क्या करता है, ये प्रोलैक्टिन बनाता है, प्रोलैक्टिन को बनवाता है और रिलीज करवाता है। देखो नाम से ही पता लगा, हार्मोन ने एक ऐसा, हाइपोथैलेमस ने एक ऐसा हार्मोन बनाया जिसका नाम था पीआरएच, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। यानी कि एक ऐसा हार्मोन जो प्रोलैक्टिन को रिलीज कराए, किसको, प्रोलैक्टिन को रिलीज कराए। तो जो हाइपोथैलेमस ने पीआरएच बनाया वो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास गया, उससे कहा तुम जो प्रोलैक्टिन तुमने बनाया है उसको जो है तुम रिलीज कर दो। जैसे ही प्रोलैक्टिन बनता है, ये प्रोलैक्टिन जाता है किसके पास बेटा, मेमोरी ग्लैंड के अंदर कौन सी सेल्स होती हैं, एल्वियोलाइज होती हैं। तो मेमोरी एल्वियोलर सेल्स के पास जाके उनसे मिल्क का फॉर्मेशन करवाता है, किसका फॉर्मेशन कराता है, मिल्क का फॉर्मेशन कराता है। और इसके अलावा बेटा अब तो मिल्क बन गया, बट उस मिल्क को क्या करना पड़ेगा बेटा, निकालना भी तो पड़ेगा, उसका रिलीज भी तो कराना पड़ेगा। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है बच्चा, हाइपोथैलेमस एक हार्मोन बनाता है खुद से, कौन सा, ऑक्सीटोसिन। अब ये जो ऑक्सीटोसिन है बनाता खुद से है, बट रखने के लिए किसको दे देता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर। आप अच्छे से जानते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी खुद के कोई हार्मोन नहीं बनाता, वो हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स को अपने पास रख लेता है और उसी के आदेश पर उन हार्मोन्स को रिलीज कर देता है। तो हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन बनाया ऑक्सीटोसिन, उस ऑक्सीटोसिन को किसको रखने के लिए दे दिया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को रखने के लिए दे दिया। और समय आने पर उस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कहा मेरे ऑक्सीटोसिन को रिलीज कर दो। ऑक्सीटोसिन का आपने अभी रोल देखा था, बच्चे की चाइल्ड बर्थ में भी था। दूसरा जो उसका काम होता है वो होता है मिल्क लेट डाउन हार्मोन। नाम से पता लग रहा है मिल्क लेट डाउन, भैया एक ऐसा हार्मोन जो मिल्क को निकालने में मदद करता है। तो बेटा ऑक्सीटोसिन जो है जैसे ही रिलीज होता है, ये आपके मिल्क का इजेक्शन करा देता है। ये क्या करा देता है, मिल्क का इजेक्शन करा देता है। इस तरीके से जो है बच्चा आपकी जो है मिल्क बनाया किसने, आपके प्रोलैक्टिन ने, और उसको निकलवाया किसने, ऑक्सीटोसिन ने, ठीक है। ये जो है आपको पता होना चाहिए, तो लिख दिया जाए। चलिए आइए लिखते हैं इस पूरे मैकेनिज्म को। तो नेक्स्ट स्लाइड पर आप आइए और आप यहां पर क्या लिखोगे, आप लिखोगे बच्चा जो आपका बेबी था, शुरुआत कैसे होती है इस मैकेनिज्म की, देखिए पूरा का पूरा जो मैंने बताया उसको अब मैं लिख रहा हूं। जो बेबी था बेटा, उस बेबी ने क्या करा, उस बेबी ने करी बेटा सकलिंग। सकलिंग किसकी करी, निप्पल्स की। उसने करी बेटा सकलिंग, उस बेबी ने क्या करा, सकलिंग करी, सकलिंग करी, सकलिंग ऑफ निप्पल्स, सकलिंग ऑफ निप्पल्स। बेबी ने क्या करा, सकलिंग करी, किसकी बच्चा, आपके निप्पल्स की, बढ़िया। और जैसे ही बेबी आपके निप्पल्स की सकलिंग करता है बच्चा, डॉक्टर कहते भी है बेटा, जब अगर किसी के जो है बेटा जो है आपके मिल्क में निकलने में समस्या हो रही है किसी मदर के, तो आप क्या करो, उस बेबी को लगा के रखो। वो सक करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, क्योंकि उसको आदत है। वो बेटा गर्भ से ही सीख के आया अंगूठा चूसना, तो उसको जो है दी निप्पल तो वो चूसने लगा उसको, ठीक है। तो होता क्या है, जब बेबी उसको सकलिंग करता है ना बेटा,
इससे क्या होता है, वो न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स जनरेट होता है। इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि आप सकलिंग कराते रहो, निकलेगा, दूध आएगा, ठीक है। नहीं आता है तो बेटा फिर तो कभी अभी बाहर से भी देना पड़ता है। जो है अब हम इतने एडवांस हो चुके हैं, हमें पता है कि बेटा जो मिल्क निकलता है माँ का उसके अंदर क्या क्या होता है, तो हमने वो चीजें भी बना ली हैं, ठीक है। बढ़िया, अच्छी बात। जरा देखो, जैसे ही बेटा आपकी सकलिंग होती है यहाँ पर किसकी, निप्पल्स की, तो क्या होता है यहाँ पर जनरेट होता है एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। यहाँ पर जनरेट होता है एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, जो कि बेटा किसको जो है आपके स्टिमुलेट करता है, हाइपोथैलेमस को। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म या फिर न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स जनरेट होता है। सकलिंग ऑफ निप्पल से क्या होता है बेटा, न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स जनरेट होता है, न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स। बढ़िया, तो ये जनरेट हुआ और ये किसके पास गया, ये गया आपके हाइपोथैलेमस के पास। ये गया आपके बेटा किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास। मदर की हाइपोथैलेमस के पास गया, बिल्कुल सिग्नल इसने कर दिया। जैसे ही मदर की हाइपोथैलेमस के पास गया बेटा, यहां पर शुरुआत हो जाएगी इवेंट्स की। कौन से इवेंट होंगे, यहां पर होते हैं दो इवेंट। पहले ये क्या करती है, ये रिलीज करवाती है बेटा पीआरएच को। किसको, पीआरएच को, पीआरएच। और पीआरएच की जो फुल फॉर्म है वो है बेटा प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। वो है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। बढ़िया, बेहतरीन, समझ में आ गया, आ गया सर। तो पीआरएच को किसने बनाया बेटा, आपके हाइपोथैलेमस ने। अब जैसे ही ये पीआरएच आपका आया, ये पीआरएच क्या करेगा, ये स्टिमुलेट कर देगा किसको, ये स्टिमुलेट कर देगा आपके बेटा किसको, ये स्टिमुलेट कर देगा एंटीरियर पिट्यूटरी को। ये स्टिमुलेट कर देगा आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी को, और एंटीरियर पिट्यूटरी से कहेगा कि तुम जो है प्रोलैक्टिन बनाओ, तुम जो है रिलीज करो किसको, प्रोलैक्टिन को। तो उससे जो है बेटा क्या करा लेगा, रिलीज करा लेगा किसको, पीआरएल को। बेटा पीआरएल का मतलब होता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग, ओ सॉरी प्रोलैक्टिन ही होता है पीआरएल का मतलब। बहुत से लोग प्रोलैक्टिन रिलीजिंग कर देते हैं उसको, ठीक है। तो इसका पीआरएल को क्या कराएगा बेटा, रिलीज कराएगा। एंड व्हाट डू यू मीन बाय पीआरएल, पीआरएल मींस प्रोलैक्टिन। और ये प्रोलैक्टिन क्या कराता है, ये एक्ट करता है किसके ऊपर, ये आपका एक्ट करता है बेटा किसके ऊपर, आपकी मेमोरी एल्वियोलर सेल्स के ऊपर, और वहां फॉर्मेशन करा देगा किसका, मिल्क का। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा बेटा फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, आपको देखने को मिलेगा फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन मेमोरी एल्वियोलर सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन मेमोरी एल्वियोलर सेल्स, इन मेमोरी एल्वियोलर सेल्स, इन मेमोरी एल्वियोलर सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन मेमोरी एल्वियोलर सेल्स। बताओ क्या आपको समझ में आया, हाँ सर समझ में आ गया। अब हाइपोथैलेमस क्या करता है, दूसरा हाइपोथैलेमस जो है बेटा आपका बनाता है एक हार्मोन। तो ये क्या करता है, मेक, हाइपोथैलेमस मेक क्या करता है, एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है बेटा ऑक्सीटोसिन, और उसको स्टोर करने के लिए दे देता है किसको, उसको स्टोर करने के लिए दे देता है किसको, आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के खुद के कोई हार्मोन नहीं होते। बढ़िया, तो इसने क्या करा, उसको स्टोर करा दिया कहां पर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर। और समय आने पर जो है यही हाइपोथैलेमस जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कहता है कि तुम जो है रिलीज कर दो मेरे इसी हार्मोन को, किसको, किस हार्मोन को रिलीज कर दो, तुम मेरे इसी हार्मोन को ऑक्सीटोसिन को क्या कर दो, रिलीज कर दो, रिलीज कर दो किसको, ऑक्सीटोसिन को। तो आपको पता है ऑक्सीटोसिन को किसने बनाया, हाइपोथैलेमस ने, रखने के लिए किसको दे दिया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, और हाइपोथैलेमस के ही आदेश पर ऑक्सीटोसिन को रिलीज कराया गया। ऑक्सीटोसिन का जो नाम होता है बेटा, एक और नाम होता है, इसको कहते हैं मिल्क लेट डाउन हार्मोन, यानी कि एक ऐसा हार्मोन जो मिल्क का इजेक्शन कराए, मिल्क लेट डाउन हार्मोन, मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी कहते हैं किसको बेटा, ऑक्सीटोसिन को। तो जैसे ही ये आता है, ये क्या कराता है ऑक्सीटोसिन बेटा, ये ऑक्सीटोसिन करा देता है आपका इजेक्शन, ये कराता है आपका बेटा क्या, इजेक्शन ऑफ मिल्क। तो बेटा बनाया किसने, आपके प्रोलैक्टिन ने, इजेक्शन कराया उसका किसने, आपके ऑक्सीटोसिन ने। तो यही बातें हैं जो आपको जाननी है। आप क्या करोगे, आप जो है यहाँ पर इसको बेटा पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे।
पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे। इसके बाद मैं आपको जो है बेटा जो ह्यूमन मिल्क निकलता है बेटा उसके बारे में जो है मैं आपको बताऊंगा, उसका थोड़ा कंपोजिशन जानेंगे। और जो इनिशियल डेज में जो बेटा मदर जो मिल्क को प्रोड्यूस करती है उसको जो है एक नाम दिया जाता है जिसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रम। क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम। और बहुत ही ज्यादा जो है बेटा ये जो कोलेस्ट्रम होता है इंपॉर्टेंट होता है बेबी के लिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे बेटा, पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे। तो कर लिया आपने बच्चों नोट डाउन? बढ़िया। अब देखो जरा ध्यान से, अब हम आते हैं बेटा लास्ट स्लाइड पर, यहीं पर अब लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बेटा किसके बारे में, कोलेस्ट्रम के बारे में। तो मैंने क्या कहा, जो शुरुआती डेज होते हैं बेटा उनके अंदर जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको क्या कहा जाता है? जो शुरुआती डेज होते हैं बेटा उसके अंदर जो मिल्क आपका प्रोड्यूस होता है उसको कहा जाता है कोलेस्ट्रम। उसको क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रम। तो व्हाट इज कोलेस्ट्रम? कोलेस्ट्रम इज नथिंग बट जो मिल्क प्रोड्यूस होता है इनिशियल डेज पर उसी को कोलेस्ट्रम कहते हैं। तो आप लिख सकते हो मिल्क प्रोड्यूस इन इनिशियल डेज, मिल्क प्रोड्यूस्ड इन इनिशियल डेज। तो जो इनिशियल डेज होते हैं बेटा जिनमें आपका मिल्क जो प्रोड्यूस होता है उसको आप कहते हो कोलेस्ट्रम, उसको आप कहते हो बेटा कोलेस्ट्रम। ठीक, ये जो कोलेस्ट्रम होता है बच्चा आपका, ये जो कोलेस्ट्रम होता है आपका, इसके जब मैं कलर को देखता हूं ना तो बेटा ये थोड़ा येलो कलर का दिखता है, स्लाइटली येलो, पूरा येलो नहीं, एक हल्का सा येलो, एक हल्का सा पीलापन आपको देखने को मिलता है। तो ये जो कोलेस्ट्रम होता है बेटा स्लाइटली येलो होता है इन कलर, स्लाइटली येलो इन कलर, स्लाइटली येलो इन कलर। चलिए बढ़िया। अब मैंने आपसे कहा कि ये जो मिल्क होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेबी के लिए। जरा समझते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। क्या बेबी के लिए जो सबसे पहली जरूरी चीज है क्या बेटा ये है कि वो किसी भी बीमारी से बच सके, यानी कि उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि अभी अभी उसने दुनिया में जन्म लिया है, उसको नहीं पता बाहर क्या क्या समस्या, अंदर उसका पूरा प्रॉपर ख्याल रखा जा रहा था। अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा एनसीईआरटी का जिसके अंदर आप देखोगे जैसे ही बेबी का वहां फॉर्मेशन होने लगता है जो आपकी सर्विक्स होती है ना वहां पर म्यूकस जो है बेटा जम जाती है और जो है बाहर के एनवायरनमेंट को जो है अंदर के एनवायरनमेंट से पूरी तरीके से अलग कर देती है, एक बैरियर बना लेती है बेटा सर्विक्स के अंदर, जिसको म्यूकस का प्लग कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूकस का प्लग कहते हैं। जिससे कि बाहर का कोई भी वायरस, कोई भी इंफेक्शन गलती से भी अंदर ना पहुंच सके और बेबी को इन्फेक्ट कर दे। तो बेबी की पूरी प्रोटेक्शन करी जाती है बाहर के एनवायरनमेंट से। जैसे ही डिलीवरी का समय आता है पता है क्या होता है, जैसे ही सर्विक्स बेटा डायलेट करने लगती है आपकी, तो ये जो म्यूकस का प्लग होता है बेटा ये निकल जाता है आपका। ठीक है, समझ में आया आपको? अभी आप डायग्राम में भी देखोगे म्यूकस प्लग, जिसकी एनसीईआरटी ने अपने डायग्राम में बात करी है, थ्योरी में कहीं बात नहीं करी, डायग्राम में बात करी है उन्होंने। बेटा डायग्राम से मतलब कुछ चीजें एनसीईआरटी ने बेटा बहुत स्मार्टली प्लेस करी हैं। ठीक है, तो मैं उस डायग्राम को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आपको भी खोपड़ी में रखना है उस वाली बात को। म्यूकस प्लग क्या कर रहा है, ये सेपरेट कर रहा है अंदर के एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से, बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहा है बाहर के वायरस और इन्फेक्टेंट से कि भैया गलती से भी अंदर ना पहुंच जाए कल को, मतलब बच्चे को जो है बेटा जान को खतरा हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। तो बेटा सबसे चीज जो जरूरी है बच्चे के लिए वो क्या है, इम्यूनिटी। तो बेटा होता क्या है, इम्यूनिटी दो तरह की होती है, एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी, एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। जब इम्यूनिटी वाला चैप्टर आएगा बेटा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, वहां पर बात करेंगे इन डिटेल में। बट अभी आप समझो, जो बेटा यहाँ पर ये जो कोलेस्ट्रम होता है ना बेटा इसके अंदर होती है आपकी, ये जो है बेटा एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा होती हैं, और एंटीबॉडी भी इसके अंदर जो होती है बेटा आईजीए होती है। आप देखोगे एंटीबॉडीज 5 तरह की मैं आपको बताऊंगा, इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन एम, इम्यूनोग्लोबिन ई, इम्यूनोग्लोबिन डी। तो बच्चों ये जो आपकी 5 तरह की आपकी जो एंटीबॉडीज है इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ बेटा कोलेस्ट्रम जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज मिलती हैं। तो वो कौन सी मेन एंटीबॉडी है जो मिलती है, वो मिलती है बेटा आईजीए। और इस तरह की जो इम्यूनिटी होती है बेटा इसको आप कहते हो पैसिव इम्यूनिटी। अब मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, अभी के लिए थोड़ा सस्पेंस रखिए, जब वो चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा आपको अच्छे से बताया जाएगा। ठीक है, तो हुआ क्या, ये जो कोलेस्ट्रम बना बेटा ये क्या है, रिच इन एंटीबॉडीज। तो आप यहां पर लिखोगे ये जो कोलेस्ट्रम है ये क्या है, रिच इन एंटीबॉडीज। बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज इसमें होती हैं, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है माँ का दूध बच्चे के लिए। ठीक है, रिच इन एंटीबॉडीज, रिच इन एंटीबॉडीज, बढ़िया, रिच इन एंटीबॉडीज। और कौन सी एंटीबॉडी होती है बेटा, आईजीए होती है। कौन सी होती है, आईजीए। और इस तरीके से जो है बच्चे को कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करी जाती है,
बच्चे को जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करी जाती है बेटा, इसको आप कहते हो, ये प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी, प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी। बच्चे को कौन सी इम्यूनिटी मिलती है इससे बेटा? पैसिव इम्यूनिटी मिलती है। अब जब बेटा पैसिव इम्यूनिटी हम पढ़ाएंगे ना आपको, तब भी आपसे जो है बच्चों इसकी बात करी जाएगी, मदर के मिल्क की। ठीक है, आपको समझ में आ गया पैसिव इम्यूनिटी? बढ़िया। अब थोड़ा कंपोजिशन जाना है इस मिल्क का। हमने थोड़ा इनिशियल डेज वाले मिल्क की बात कर ली, अब आप कंपोजिशन जानिए मिल्क का। आइए देखिए जरा, तो आप यहां पर लिखोगे बेटा कंपोजिशन ऑफ मिल्क, आप यहां पर लिखोगे कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन मिल्क, कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन मिल्क, कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन मिल्क। जब मैं बात करता हूं बेटा आपके ह्यूमन के मिल्क की, तो जरा देखिए ह्यूमन के मिल्क को जरा हम समझने की कोशिश करते हैं, इसके कंपोजिशन को। तो देखिए, जब मैं बेटा इसके कंपोजिशन की बात करता हूं, तो एक मिल्क के अंदर जो है बेटा मिल्क शुगर होती है। तो यहां पर जो मिल्क शुगर आपको देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है बेटा लैक्टोज, आपको देखने को मिलती है लैक्टोज, जिसको आप कहते हो मिल्क शुगर, जो कि है बच्चा आपकी मिल्क शुगर, आपको देखने को मिलती है बेटा लैक्टोज ह्यूमन मिल्क में। बढ़िया, शुगर हो गई। बढ़िया। इसके अलावा बेटा यहाँ पर प्रेजेंट होता है प्रोटीन, और प्रोटीन का नाम होता है केसीन, प्रोटीन का नाम होता है बेटा केसीन। तो यहाँ पर आपको केसीन प्रोटीन देखने को मिलता है, तो हम इसको कहते हैं बेटा केसीन को मिल्क प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन। बढ़िया। अब जो बेटा ह्यूमन मिल्क होता है ना, इसके अंदर एक चीज जो है एब्सेंट होती है, वो होता है बेटा फैट। यानी अगर फैट या तो होता ही नहीं है, होता भी है तो बहुत कम होता है, यानी कि ऑलमोस्ट एब्सेंट। तो यहां पर फैट जो होता है बेटा वो ऑलमोस्ट एब्सेंट है, फैट ऑलमोस्ट एब्सेंट, फैट ऑलमोस्ट एब्सेंट, फैट बिल्कुल नहीं होता है इसके अंदर। दूसरा, जो ह्यूमन मिल्क होता है बच्चा, उसके अंदर जो आयरन का कंटेंट होता है वो बहुत ही ज्यादा पुअर होता है। तो आप यहां पर लिख सकते हो पुअर आयरन कंटेंट, पूरन, अरे यार पूरन नहीं, पुअर आयरन कंटेंट। तो यहाँ पर जो आयरन का कंटेंट होता है वो बेटा बहुत ही ज्यादा जो है आपका पुअर होता है। इसके अलावा बेटा यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलती है ह्यूमन मिल्क के अंदर? आपको देखने को मिलते हैं विटामिन और मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात नहीं करेंगे कौन से विटामिन कौन से मिनरल्स देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स देखने को मिलते हैं, अब उनकी बात हम नहीं करेंगे। ठीक है, विटामिन एंड मिनरल्स भी यहाँ पर आपको क्या है बेटा देखने को मिलते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट, विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट। बताओ, तो आप क्या करोगे बेटा, इसको जो है पॉज करके नोट डाउन कर लोगे। तो मैंने आपको क्या बताया, जो इनिशियल डेज में बेटा मिल्क बनता है उसको आप कहते हो कोलेस्ट्रम, जो कि स्लाइटली येलो कलर का होता है, और एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा होती हैं। और कौन सी एंटीबॉडीज देखने को मिलती हैं? आईजीए देखने को मिलती है सबसे ज्यादा, जो कि प्रोवाइड करती है बच्चे को क्या? पैसिव इम्यूनिटी। जो कंपोजिशन होता है ह्यूमन मिल्क का बेटा, उसके अंदर विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, उसके अंदर लैक्टोज मिलती है जिसको मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं, कैसीन मिलता है जिसको जो है मिल्क प्रोटीन कहते हैं बच्चा, फैट इसके अंदर बिल्कुल नहीं होता, और जो आयरन का कंटेंट होता है वो बहुत ही ज्यादा पुअर होता है, यानी कि आयरन बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलता है। तो आप क्या करोगे बेटा, इसको पॉज करके नोट डाउन कर लोगे। अब हम बात करेंगे एनसीईआरटी रीडिंग की, क्योंकि इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आप यहाँ पर इसको पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे। आप जो है बच्चा इसको भी पॉज करके क्या कर लोगे, नोट डाउन कर लोगे। इसको भी पॉज करके आप क्या कर लोगे, नोट डाउन कर लोगे। हो गया? चलिए आइए देखिए, अब हम एनसीईआरटी की बात आपसे कर लेते हैं। बेटा आज हमने चाहे थोड़ा कम कम मतलब जो बच्चे के जो टॉपिक थे हमने वो पढ़े, बट टॉपिक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त थे। आपने देखा कि कितना मजा आया, आपको पार्चुरेशन पता लगा, आपको लैक्टेशन का पता लगा, किस तरीके से हमारे हॉर्मोन्स और नर्वस सिस्टम मिलके वर्क करते हैं और जो है बेहतरीन प्रोसेसेस को कंप्लीट करते हैं। बताइए क्या आपको मजा आया? यार जब भी आप ह्यूमन बॉडी को पढ़ोगे ना आपको मजा आएगा। और सोचो जब आप एमबीबीएस कॉलेज में पहुंचोगे बेटा, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, आप जो है अभी आप सिर्फ पढ़ रहे हो, अभी आप सोच नहीं रहे हो। पता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम की समस्या पता है क्या है? बच्चे को सोचना नहीं सिखाया जाता, बच्चे को क्वेश्चन नहीं करने दिया जाता। बच्चा कभी भी उठ के ये नहीं पूछता सर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है, अब आप समझना, अगर किसी क्लास के अंदर बेटा 100 बच्चे हैं, अगर आप बेटा क्लास लेते हो तो आप देखोगे जनरली, अगर मैं स्कूल की बात करता हूँ तो 60 70 80 इतनी ही मैक्सिमम स्ट्रेंथ एक क्लास में रखी जाती है। बट जब आप कोचिंग क्लासेस में जाते हो तो बेटा
150-200 बच्चे बैठे हैं। अब आप सोचो अगर उनमें से मौका दिया जाए अगर 20 बच्चों को भी क्वेश्चन करने का, तो आप देखोगे कि जो 20 के 20 बच्चे हैं उनकी जो थिंकिंग है वो सबकी अलग अलग होगी, और उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो इतना भयंकर क्वेश्चन पूछ लें जो कि टीचर को भी मजबूर कर दे। तो पता है इससे क्या होता है सोचने पर, इससे पता है क्या होता है, इससे बेटा सिर्फ बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होता, टीचर का भी डेवलपमेंट होता है। इसलिए क्वेश्चंस पूछा करो टीचर से, ऑलवेज पूछो। पता है ये है यार, हम जो है ना, आप और हम दोनों को इवॉल्व करते हैं। को इवॉल्व समझते हो, यानी कि मेरे होने से आपका इवोल्यूशन होगा, आपकी सोचने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी। आप सोचोगे तो आपके मन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो बहुत ही बेकार होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो बहुत ही ग्रेट होंगे। बट होता क्या है, बच्चा अपने आप को दबा लेता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बच्चा कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो बहुत ही बेसिक होता है, और फिर जो है बाकी बच्चे उस पर हंसते हैं, कभी कभी टीचर भी डांट देता है। तो इससे क्या होता है, बच्चे का मनोबल गिर जाता है और वो सोचता है यार क्या ही फायदा, पूछ के लोग हंसेंगे, क्या पता मेरा क्वेश्चन बहुत बेकार हो। बट बेटा कभी कभी बच्चे बहुत ग्रेट क्वेश्चंस पूछते हैं क्योंकि टीचर को जो है सीखने पर मजबूर करते हैं। तो आप समझ रहे हो, आपके इवॉल्व होने से ही टीचर और इवॉल्व होता है। इसलिए ऑलवेज आस्क क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन पूछिए कि आखिर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है बेवजह की चीजें करो आप क्लास में, क्वेश्चंस पूछो, अच्छी चीजें पूछो। देखो पढ़ाई के समय पर पढ़ाई अच्छी लगती है, मजाक के समय पर मजाक अच्छा लगता है। क्लास, यार क्लास ऐसी होनी चाहिए इंटरेक्शन, ऐसा नहीं सिर्फ टीचर आया मार कर उठाया पढ़ाया और गया, मजा नहीं है उसके अंदर। यार इंटरेक्शन होनी चाहिए, कुछ चीज पढ़ाए आपसे पूछा जाए, आप जवाब दे रहे हो वो जवाब दे रहा है, बेहतरीन। पता है बाहर के सिस्टम में क्या होता है, चलो अब थोड़ी सी बात चलिए तो मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ क्या होता है, बच्चा जब क्लास के अंदर आता है, कोचिंग सेंटर में आता है, तो पता है वो बिल्कुल ब्लैंक आता है, और वो बिल्कुल ब्लैंक आया है, ठीक है। और वो क्लास में घुसा, जैसे सपोज करो तुम्हारी बायोलॉजी की क्लास है, पहली क्लास मैं ले रहा हूँ, तो तुम्हें कुछ नहीं तुम पढ़ के आए, मैं तुम्हें जो पढ़ा रहा हूँ तुम उसी को ले रहे हो, ठीक है। तो तुम्हारे मन में क्वेश्चन नहीं आएगा। पता है बाहर क्या होता है, जो पढ़ाए जाने वाला है उससे पहले उसकी जो है एक आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी, आपको एक पैरा भेज दिया जाएगा कि यार ये टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे, आप जो है थोड़ा सा इसकी रीडिंग करके आओ, थोड़ा सा नहीं पूरी ही रीडिंग करके आओ, और एक रीडिंग नहीं 2 से 3 रीडिंग लगा के आओ, ठीक है। आपको चाहे समझ में कुछ आए नहीं आए कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप उसकी रीडिंग लगा के आओ, जिससे कि आपने अगर रीडिंग करी तो आपके दिमाग में वो टर्म्स घूमेंगी, ठीक है। कुछ चीजें आपको समझ में आएंगी, कुछ चीजें नहीं आएंगी। जो चीज समझ में नहीं आएंगी उनसे रिलेटेड क्या होगा, आपके दिमाग में क्वेश्चंस बनेंगे। तो जो सीधे क्लास शुरू होगी वो एक इंटरेक्शन के साथ शुरू होगी कि सर आपने जो हमें भेजा था वो हमने पढ़ा, और हमारे पढ़ने के बाद हमें ये चीज समझ में आई और इससे हमें क्वेश्चन आए। टीचर बेटा पूरी चीज करेगा, बट अब जो पढ़ाएगा वो टीचर वो एक डिस्कशन के साथ पढ़ाएगा। वो आपको जो पढ़ा रहा है ना, पढ़ाते समय अगर मैं कोई शब्द लिखा, ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा पार्चुरेशन पढ़ के आओ, तो आपने उसके अंदर फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स पढ़ा, तो आपके मन में आ गया एक कुछ ऐसा होता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो जैसे ही मैंने वो उस स्टेप पर पहुंचा फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स पर, कि भाई प्रोस्टा ईस्ट्रोजन आया, ईस्ट्रोजन ने प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज कराया, तो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करने से थोड़े थोड़े धीमे धीमे कॉन्ट्रेक्शन शुरू हुए, इन्हीं को जो है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। तो तुम्हारे दिमाग में क्लिक कर गया, ओहो ये है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो देख रहे हो, इसको एक्टिव लर्निंग कहते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप पढ़ना शुरू करो। आप स्कूल जाते हो, कोचिंग जाते हो, तो आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक आपको टीचर पढ़ाने वाला है बेटा आप उसको पहले से पढ़ के जाओ, ठीक है। आप आगे से आगे पढ़ो, कुछ मत समझो, कुछ समझ में आए नहीं आए बस आपको पढ़ना है, आपको बुक खोलनी है, आपको रीडिंग लगानी है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कुछ, मुझसे बस जिस तरीके से आपको याद है 5th 6th क्लास में टीचर क्या करते थे, आपको खड़ा करते थे, इंग्लिश जो आपको पढ़ाई जाती थी कि यार इंग्लिश की बुक खोलो और इंग्लिश की रीडिंग करो, समझा हम देंगे इसका मतलब क्या है, बट रीडिंग बच्चों को करनी है। इससे क्या होता था, बच्चा जब उसकी रीडिंग करता था तो सबको पता होता था अगला दिन मेरा टर्न है, तो बच्चा पहले से रीड करके आता था। तो इससे क्या होता है, बच्चे के दिमाग में वो चीज पहले से चल रही है, अच्छा ऐसे। दूसरा वो अच्छे से बोलना सीख जाता था इंग्लिश, ठीक है। चलो आओ अब हम अपनी एनसीईआरटी की बात करते हैं। इतना ही ज्ञान आज के लिए काफी है। तो देखिए जरा, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, आइए देखिए। आफ्टर इम्प्लांटेशन, तो बेटा इम्प्लांटेशन होने के बाद क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर्स ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड कोरियोनिक विलाइस। तो बेटा इम्प्लांटेशन होने के बाद क्या होता है, जो ट्रोफोब्लास्ट होती है वहां पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखती हैं जिनको कोरियोनिक विलाइस कहते हैं। बेटा कौन सी ट्रोफोब्लास्ट होती है बाहर की तरफ, सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट या फिर साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट, विच आर सराउंडेड बाय द यूटेराइन टिश्यू, जो कि बेटा आपके सराउंडेड होते हैं किससे, यूटेराइन टिश्यू से एंड मैटरनल ब्लड से। बढ़िया। द कोरियोनिक विलाइज
and uterine tissue become interdigited with each other and jointly form a structural and functional unit between developing embryo, fetus and मैटरनल बॉडी कॉल्ड प्लेसेंटा। तो बेटा होता क्या है, जो कोरियोनिक विलाइज और यूट्राइन टिश्यू होते हैं वो इस तरीके से बेटा, जो आपका कोरियोनिक विलाइज है उसने तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पहले से डेवलप कर रखी हैं, तो इस तरीके से यूट्राइन भी डेवलप करता है और ये दोनों इस तरीके से मिल जाते हैं। इसको आप कहते हो इंटरडिजिटेशन। और इनके मिलने से ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है जिसके अंदर आप देख रहे हो ये फीटस वाला पार्ट है, मैटरनल वाला पार्ट है, इन दोनों के बनने से बेटा एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको आप प्लेसेंटा कहते हो, जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किसके बीच में, आपके जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो के बीच में और मदर के बीच में। ठीक है, समझ में आ गया, बढ़िया। आगे देखो, द प्लेसेंटा फैसिलिटेट, प्लेसेंटा क्या करता है, प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा प्लेसेंटा क्या प्रोवाइड करता है, सप्लाई करता है ऑक्सीजन को एंड न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स किसको देता है, एम्ब्रियो को देता है, एंड आल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स या मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो। तो प्लेसेंटा आपका क्या करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट्स देता है एम्ब्रियो को, और जो उसका वेस्ट होता है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो दूसरे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं बेटा, उनको जो है जो एम्ब्रियो ने बनाए उसको वहां से क्या कराता है, रिमूव कराता है। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड विच हेल्प in the transport of substances to and from the embryo। तो बेटा ये जो प्लेसेंटा होता है आपका एम्ब्रियो से कनेक्टेड होता है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, और अम्बिलिकल कॉर्ड क्या करती है, ये आपकी सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट में मदद करती है, कहां से कहां, प्लेसेंटा मदर से, प्लेसेंटा से एम्ब्रियो की तरफ और एम्ब्रियो से प्लेसेंटा की तरफ। आप जानते हो बेटा आर्टरीज और वेन्स प्रेजेंट होती हैं, कौन क्या करता है ये भी मैं बता चुका हूं आपको। आगे देखिए, प्लेसेंटा आल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यू, प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी एक्ट करता है, एंड प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन्स, और हार्मोन्स आपके बनाता है जैसे कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, जिसको आप कहते हो बेटा HCG, किसने बनाया, प्लेसेंटा ने बनाया। इसके अलावा क्या बनाया, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जो कि होता है आपका HPL। इसके अलावा आपका एस्ट्रोजन बनाया, प्रोजेस्टेरोन बनाया। ठीक है, इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, जो आपके प्रेगनेंसी का लेटर फेज होता है उस समय एक और हार्मोन प्लेसेंटा बनाती है जिसको आप कहते हो रिलैक्सिन, एंड रिलैक्सिन इज ऑल्सो सीक्रेटेड बाय द ओवेरी, और रिलैक्सिन बेटा ओवेरी के द्वारा भी सीक्रेट आपका करा जाता है। लेट अस रिमेंबर, चलिए याद करते हैं, दैट HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो होता क्या है, जो HCG है, HPL है, रिलैक्सिन है, ये विमेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही क्या होता है आपका, इसका प्रोडक्शन होता है। बढ़िया। इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल्स ऑफ अदर हॉर्मोन्स लाइक ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन एक्सेट्रा आर इंक्रीज्ड सेवरल फोल्ड्स इन द मैटरनल ब्लड। तो होता क्या है, जब प्रेगनेंसी होती है तो उस दौरान क्या होता है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, इन हॉर्मोन्स जो है, जो मदर का ब्लड होता है वहां पर इनका लेवल आपको बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ दिखता है। आगे देखिए, increased production of these hormone is essential for supporting the fetal growth, metabolic changes in the mother and maintenance of pregnancy। अब ये हॉर्मोन्स इतने लेवल में क्यों बढ़े हुए हैं, क्योंकि ये सपोर्ट करते हैं आपके फीटस की ग्रोथ को, जो मदर के अंदर मेटाबॉलिक चेंजेस हो रहे हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और इसके अलावा प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन, जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, जो इनर सेल मास होती है, इनर सेल मास डिफरेंशिएट कर जाती है, इनर सेल मास डिफरेंशिएट इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड एक्टोडर्म। जो इनर मास सेल है बेटा वो जो है आपकी क्या करती है, आपकी डिफरेंशिएट कर जाती है एक आउटर सेल लेयर में जिसको कहते हो एक्टोडर्म। अब देखो एनसीईआरटी ने बहुत बेसिक तरीके से बताया, मैंने आपको बताया ऐसा डायरेक्टली नहीं होता, पहले एपीब्लास्ट फिर हाइपोब्लास्ट बना, बाद में एपीब्लास्ट से वो लेयर्स बनती हैं। याद आ रहा है प्रिमिटिव स्ट्रिप की बात करी थी हमने, बिल्कुल याद होगा। तो क्या हुआ, एक आउटर लेयर बनी जिसको कहा एक्टोडर्म, देन एक इनर लेयर बनी जिसको कहा एंडोडर्म। आ मीजोडर्म सून अपीयर्स बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म।
और जो है आपको इसके जस्ट बाद क्या देखने को मिलता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों के बीच में एक मिडिल लेयर फॉर्म हो जाती है जिसको कहते हैं मीजोडर्म। दीज थ्री लेयर्स गिव राइज टू ऑल टिश्यूज इन एडल्ट। तो बेटा ये जो आपकी तीनों लेयर्स होती है, कौन सी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, यही आगे चल के सारे टिश्यूज यानी ऑर्गन्स को बनाने का काम करती हैं एडल्ट के अंदर। इट नीड्स टू बी मेंशन्ड हियर, यहाँ पर ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि दैट इनर सेल मास कंटेन्स सर्टेन सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल्स। यहाँ पर हमें ये जानना जरूरी है कि जो इनर सेल मास होती है इसके पास क्या होती है, स्टेम सेल्स होती हैं, विच हैव द पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, जिनके पास बेटा पोटेंसी, पोटेंसी का मतलब होता है कैपेबिलिटी, इनके पास कैपेबिलिटी होती है किस चीज की, बाकी ऑर्गन्स को बनाने की। ठीक है, अब जरा इस डायग्राम को देखो, यहाँ पर आपको क्या दिख रही है बेटा, ये आपको दिख रही है यहाँ पर प्लेसेंटल विलाइस, बढ़िया। ये क्या है बच्चा, कैविटी ऑफ यूटरस जिसके अंदर बच्चा प्रेजेंट है। और यहाँ पर आपको क्या दिख रही है कि बच्चे को जो बेटा कनेक्ट करा जा रहा है प्लेसेंटा से, वो कौन कर रहा है, अम्बिलिकल कॉर्ड कर रही है। और ये प्रेजेंट है आपका एम्ब्रियो। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है योक सैक। बेटा योक सैक के अलावा एक और स्ट्रक्चर होता है जो कि शायद काफी बच्चे जानते होंगे, कुछ लोग एक्स्ट्रा पढ़ने के शौकीन होते हैं, उनको पुराने नोट्स मिल जाते हैं, पढ़ लेते हैं, कहीं से निकाल लेते हैं। एक स्ट्रक्चर होता है एलेंटॉइस, बट आपको उसके बारे में नहीं जानना है। एक साल थी जिसमें क्वेश्चन आ गया था बेटा एलेंटॉइस का, पूछ लिया था कि ये कौन सी एक्स्ट्रा लेयर है, बट अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, उन पर मूड मत लगाना। एम्ब्रियोलॉजी बहुत बड़ी है, पागल हो जाओगे। ठीक है, अब ये सारे स्ट्रक्चर आप जानते हो। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात एनसीईआरटी ने जो हमारे काम की लिखी है, पता है वो क्या लिखी है, वो एनसीईआरटी ने लिखी है बच्चा, देख जरा ध्यान से, प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स। ये दिख रहा है तुझे, प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स, हाँ सर हमें दिख रहा है, प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स आपको दिख रहा है। ये जो बात एनसीईआरटी ने लिखी है ना, जरा देख, होता क्या है, जैसे ही तेरा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है बच्चा, आपकी प्लेसेंटा बन गया, अम्बिलिकल कॉर्ड बन गई, वहां पर आपको देखने को मिलेगा जो सर्विक्स के अंदर म्यूकस है बेटा वो एकदम जम जाएगी और एक जो है ठोस प्लग बना लेगी, एक बैरियर बना लेगी। और ये क्या करेगी, सेपरेट कराएगी क्या, बाहर के एनवायरनमेंट से, किसको, यूटेरस, यूट्राइन कैविटी को, तो जिससे कि कोई भी जो है बेटा इन्फेक्टेंट यहाँ पर नहीं पहुंच सके। तो ये क्या करती है, सेपरेट करता है बेटा किसको, सेपरेट यूटेराइन कैविटी, सेपरेट करता है बेटा किसको, यूटेराइन कैविटी को, सेपरेट यूटेराइन कैविटी फ्रॉम, किससे सेपरेट कर रहा है, फ्रॉम आउटर एनवायरमेंट, फ्रॉम आउटर एनवायरमेंट। बताओ अब समझ में आ गया यहाँ पर ये क्यों बनता है। और जैसे ही बेटा आपके पार्चुरेशन होने वाला होता है, उसी समय क्या होता है, आपकी सर्विक्स डायलेट करने लगती है और ये म्यूकस का प्लग निकल जाता है। ठीक है, अब आप क्या करोगे बेटा, ये वाली बात को आप क्या करोगे, अपने नोट्स के अंदर ऐड कर सकते हो कि जो है सर्विक्स के अंदर प्लग ऑफ म्यूकस बनता है जो कि सेपरेट करता है यूट्राइन कैविटी को आउटर एनवायरनमेंट से। ऐसा इसलिए करना जरूरी है जिससे कि बच्चे को, एम्ब्रियो को जो है बेटा, फीटस को जो है इन्फेक्शन से जो है बचाया जा सके। ठीक, और भी इसके फंक्शंस अदर अदर होंगे, बात कर सकते हैं, बट यार कोई इतना सेंस नहीं है। मेजर जो बात यही है कि यूट्राइन कैविटी को बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट कर देता है। हो गया, अब जरा देखिए आगे, व्हाट आर द मेजर फीचर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एट वेरियस मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो भैया जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है बेटा उसके अंदर 9 महीने होते हैं, बिल्कुल, तो उसके अंदर क्या क्या मेजर फीचर्स होते हैं ये हम जानते हैं। द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ, जो ह्यूमन प्रेगनेंसी होती है बेटा वो 9 महीने तक चलती है। डू यू नो हाउ मैनी मंथ्स प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग, एलिफेंट, कैट, क्या आप जानते हो, फाइंड आउट। आप पता लगाइए कि डॉग, एलिफेंट और कैट्स के अंदर कब तक ये रहती है। तो आपको याद होगा मैंने डॉग का बताया था 58 से 63 डेज, कैट का मैंने बताया था 60 से 65 डेज, और एलिफेंट का बताया था मैंने बेटा 18 से 22 मंथ। आप ये भी कह सकते हो डॉग और कैट की जो एक्चुअल में प्रेगनेंसी वो 2 महीने तक चलती है। ठीक है, देखो वो एनसीईआरटी वाले स्मार्ट बन सकते हैं, पता है वो क्या कर सकते हैं एग्जाम में, वो क्या करेंगे बच्चा, आपके एनटीए वाले वो क्या करेंगे, वो आपको मंथ की जगह डेज दे देंगे। तो यार इस चीज को भी लेके एक्टिव रहना, आपको पता होनी चाहिए 9 मंथ में कितने जो हैं आपके डेज आएंगे, आप निकाल सकते हो इजीली। आप देखो 9 मंथ इंटू 30 कर लो, आपको कितना आंसर मिला, 270 डेज।
अब जो इसके आसपास का जो भी बेटा डेट होगी ना, डेज होंगे, उस पर टिक कर देना, आंसर सही है। एग्जैक्ट डेज किसी को नहीं पता, वो बहुत लंबा गैप रखेंगे, ठीक है। आइए चलिए देखिए, आगे देखिए, इन ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, 1 महीने की प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है, द एम्ब्रियोज हर्ट इज फॉर्म, जो एम्ब्रियो का हर्ट होता है वो बन जाता है। द फर्स्ट साइंस ऑफ ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस्ड बाय लिसनिंग टू द हर्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। तो बेटा जो फर्स्ट साउंड होता है कि फीटस, ग्रोइंग फीटस की, वो आप क्या कर सकते हो, जैसे ही बेटा फर्स्ट मंथ में क्या हुआ, आपका एम्ब्रियो बन गया, तो आप स्टेथोस्कोप रखोगे तो आपको वो हार्ट बीट सुनाई पड़ेगी, ठीक है। बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे ही बेटा सेकेंड मंथ प्रेगनेंसी का एंड होता है, द फीटस डेवलप, फीटस लिम्ब और डिजिट्स को क्या कर लेता है, डेवलप कर लेता है। बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स, 12 वीक्स यानी कि बेटा तीसरे महीने के अंत होने पर, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंत होने पर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड, बहुत ही ज्यादा जो है बेटा मेजर ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं वो सारे बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके लिम्स हो गए, और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड, एक्सटर्नल जेनाइटल वेल ऑर्गन भी बेटा, जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स हैं वो वेल डेवलप्ड हो जाते हैं। आगे देखिए, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द 5th मंथ। तो जो जैसे ही बेटा 5th मंथ होता है प्रेगनेंसी का, तो बच्चे की जो है पहली मूवमेंट देखी जाती है, क्यों, क्योंकि उसके सिर पर बाल आ जाते हैं यानी कि यार दोनों इवेंट हो रहे हैं, तो ऐसे जोड़ दिया कहानी के लिए। आगे देखिए, बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक्स, जैसे ही बेटा 24 वीक्स का एंड होता है, यानी कि 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं प्रेगनेंसी को, यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर का एंड हो जाता है, तो क्या होता है, जो बॉडी है बेटा फीटस की, वो पूरी की पूरी बॉडी बेटा फाइन एयर से कवर हो जाती है, आईलिड्स सेपरेट हो जाती हैं, आई लैशेस फॉर्म हो जाती हैं, और बाय द एंड ऑफ द 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, और जैसे ही बेटा तीसरा ट्राइमेस्टर यानी कि 9 महीने पूरे प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाते हैं, फीटस पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है और तैयार है किसके लिए, डिलीवरी के लिए। ठीक, अब आओ चलो डिलीवरी को पढ़ लेते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन के बारे में। तो देखिए, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ्स विच इज कॉल्ड द जेस्टेशन पीरियड। तो बेटा जो ह्यूमन प्रेगनेंसी का जो बेटा ड्यूरेशन होता है ऑन एन एवरेज वो 9 महीने होता है, इसी को जो है बेटा आपका जेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। Vigorous contractions of the uterus at the end of the pregnancy causes expulsion slash delivery of the fetus। ये जो बेटा विग्रस कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, आपके पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं यूटरस के अंदर, इससे क्या होता है, आपकी प्रेगनेंसी का एंड होता है, और होता क्या है, आपके बच्चे की डिलीवरी या फिर उसका एक्सपल्शन हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस, चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन। और ये जो प्रोसेस होती है बच्चे की डिलीवरी का होना, इसी को आप कहते हो बच्चा क्या, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। जो पार्चुरेशन है एक्चुअली में बेटा इसको इंड्यूस करा जाता है कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म के थ्रू, यानी कि नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व है, हॉर्मोन्स भी इन्वॉल्व है। द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम दी फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा। जो बेटा सिग्नल्स आपके जो हैं ओरिजिनेट होते हैं, डेवलप होते हैं, पार्चुरेशन का समय आ गया है, इसको जो है कौन डेवलप करता है, इनको कौन ओरिजिनेट करता है, कौन बनाता है, तो फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा से ये इंड्यूस होते हैं। विच इंड्यूस, जो कि क्या करते हैं, माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को इंड्यूस करते हैं, जिसको आप कहते हो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। एनसीईआरटी ने बहुत बेसिक तरीके से बताया है, मैंने आपको पूरा खोल के बताया है, ठीक है, बढ़िया। जो कि बेटा आपके क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं किसको, माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को, जिसको आप फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हो। दिस ट्रिगर्स, इससे क्या ट्रिगर हो जाता है बेटा, ऑक्सीटोसिन का रिलीज ट्रिगर हो जाता है। याद है आपको, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होते ही क्या हुआ था, मैटरनल पिट्यूटरी में क्या हुआ, से कहा गया था तुम जो है ऑक्सीटोसिन को रिलीज कर दो, ठीक है, बिल्कुल। तो देखो एनसीईआरटी बताती भी है कि दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी, से रिलीज हो जाता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक्ट करता है किस पर, यूटेराइन की मसल्स पर, एंड कॉजेज स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, इससे क्या होता है, और स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, विच इन टर्न स्टिमुलेट फर्दर सीक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। इससे क्या होता है, और ज्यादा ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन होता है,
द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड द ऑक्सीटोसिन सीक्रेशन कंटिन्यूस रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन। होता क्या है बेटा, ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, उससे और कॉन्ट्रैक्शन हुए, फिर उससे और ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ। ये जो आपका स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स चलता है दोनों के बीच में, ये जो है बेटा चलता रहता है, इससे और बहुत ज्यादा पावरफुल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, और यही कॉन्ट्रैक्शन आगे चल के क्या करते हैं, दिस लीड्स टू एक्सपल्शन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूटेरस थ्रू बर्थ कैनाल, दैट इज पार्चुरेशन। इसी से क्या हो जाता है बेटा, जो बर्थ कैनाल के थ्रू है आपका बेबी निकल जाता है, एक्सपल्शन हो जाता है, यानी पार्चुरेशन हो जाता है। सून आफ्टर द infant is delivered the placenta is also expelled out of the uterus। जैसे ही बेटा बच्चा निकलता है उसके साथ क्या होता है, आपका जो है यूटेरस से प्लेसेंटा भी निकल जाता है। मैंने आपको बता दिया बेटा, बेबी निकला, उसके साथ अम्बिलिकल कॉर्ड आई और आपका प्लेसेंटा भी निकल जाता है। व्हाट डू यू थिंक द डॉक्टर्स इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी। अगर किसी के बेटा नेचुरली इतना पावरफुल कॉन्ट्रैक्शंस नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है बच्चा जो है, जो डॉक्टर्स हैं सॉरी, वो क्या यूज करते होंगे जिससे कि आपके ये जो कॉन्ट्रैक्शन है इसको इंड्यूस करा जा सके। तो बेटा वो यूज करते हैं पिटोसिन, इंजेक्शंस होते हैं, पिटोसिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। तो इसका आंसर है बेटा पिटोसिन इंजेक्शंस। तो आपका जो है वो पिटोसिन को इंजेक्ट करते हैं, पिटोसिन को जो है बेटा क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। इस वाली बात को मुझे लगता है आपको नोट्स में लिखना चाहिए, लिखना चाहिए नहीं, लिखना ही है। क्या मैं भी लिख दूं, डॉक्टर्स इंजेक्ट पिटोसिन इंजेक्शन इफ नीडेड। आओ चलो लिख देते हैं इस बात को, आप एक नोट डाल के लिखोगे। आप यहां पर एक नोट डालो और लिखो क्या, इफ, एक मिनट स्टेटमेंट बनाने दो मुझे, रुको। इफ को छोड़ो, ऐसे लिखो समटाइम्स। आप लिखो बच्चा, समटाइम्स डॉक्टर्स यूज, क्या यूज करते हैं डॉक्टर, डॉक्टर्स यूज पिटोसिन इंजेक्शन, डॉक्टर यूज पिटोसिन, पिटोसिन इंजेक्शन टू induce contractions, to induce uterine contractions, to induce uterine contractions, to induce uterine contractions। तो ये वाली बात भी आप बच्चा याद रखोगे, ये वाली बात भी आप याद रखोगे। तो इस वाली बात को भी मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूं। एक मिनट, बढ़िया, चलो अब देखो आगे। आप क्या करोगे बेटा, पॉज करके नोट कर लोगे इस वाली बात को भी, ठीक है। आओ देखो, पिटोसिन के इंजेक्शंस लगाते हैं अगर आपका लेबर इंड्यूस नहीं हो रहा है तो। आओ देखो, ये आपका हो गया। अब देखो आगे, अब आ जाते हैं आखिरी पैरा पर। द मेमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो बेटा प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, आपकी जो मेमरी ग्लैंड होती है बेटा फीमेल की, वो क्या करती है, डिफरेंशिएशन में जाती है एंड स्टार्ट करती है प्रोड्यूसिंग मिल्क, और मिल्क बनाना प्रोड्यूस करती है टूवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। और बेटा प्रेगनेंसी के एंड होने पर क्या होता है, आपके जो है बेटा मिल्क बनाना प्रोड्यूस करती है, क्यों, इसी प्रोसेस को कहा जाता है लैक्टेशन। दिस हेल्प द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न। और इससे क्या होता है, मदर जो है बच्चा, आपके जो नया बच्चा पैदा हुआ है उसको क्या करती है, फीड करती है। द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। तो बेटा जो आपका मिल्क प्रोड्यूस होता है शुरुआती दिनों पर लैक्टेशन के, उसको कहा जाता है कोलेस्ट्रम, विच कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबीज। तो बेटा ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है
आपके लिए ये जो कोलेस्ट्रॉम होता है बेटा, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलती है, एंटीबॉडीज देखने को मिलती हैं कई सारी, जिसमें मेनली होती है आईजीए, जो कि बच्चे को जो है बेटा इम्यूनिटी डेवलप करने में, आपके रेजिस्टेंस डेवलप करने में मदद करती है। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी। बेटा डॉक्टर्स क्या कहते हैं, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जो शुरुआती समय होता है बेटा आपके इन्फेंट की ग्रोथ का, उसके लिए बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए। लगभग 2-2.5 साल तक बेटा जो है माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हेल्दी बेबी के लिए। बट आजकल क्या हो रहा है, आजकल के समाज में बेटा मिल्क पाउडर्स आ गए हैं, उनको जो है क्या करती हैं माएँ, उन्हीं को जो है बच्चों को पिला रही हैं, विच इज़ नॉट गुड, विच इज़ नॉट ग्रेट। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी ने, नेचर ने सारी चीज़ें पहले से ही बना के भेजी हैं, उसको एक एक चीज़ का पता है। अगर आप उनको आर्टिफिशियल चीज़ों से डेवलप करोगे तो बेटा नेचुरल चीज़ें खत्म होती जाएंगी, विच इज़ नॉट गुड। बट इसी के साथ खत्म होता है आपका चैप्टर, खत्म नहीं होता है, बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट सेट होते हैं आपके दिमाग में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। लास्ट लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, तो चलो बच्चों, थैंक यू सो मच, आपने लेक्चर यहाँ तक अटेंड करा। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, अगला चैप्टर होगा बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जितना मजा इसमें आया है, इतने कंसेप्ट आपको यहाँ मिले हैं, उतना ही वहां पर मिलेगा। यानी कि जहां जहां पर कंसेप्ट होगा वहां वहां पर आपको एक एक चीज बताई जाएगी। आप अपना ख्याल रखिए। अब मैं मिलूंगा आपसे बेटा अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।